बदायूं के नंदरौली गांव के एक अत्यंत निर्धन दलित परिवार में सन 1960 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उस रूप में नहीं हुई जैसी आमतौर पर बच्चों की हुआ करती है। गरीबी और निर्धनता के कारण शिक्षा प्राप्त करने की ओर न तो किसी की रुचि थी और न ही सामर्थ्य था। लेखक को बचपन से ही पढ़ाई के प्रति गहरा लगाव था, जबकि इनके परिवार में कई पीढ़ियों तक कोई पढ़ा लिखा नहीं था। काव्य भाषण कला की जो प्रतिभा है वो उन्हें जन्मजात मिली थी और जिसने उनकी एक अलग पहचान निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें स्कूल में प्रवेश भी मिलता है। स्कूल में दाखिला लेने का एक बहुत ही रोचक प्रसंग है जिस पर हम आगे बात करेंगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद बरेली कॉलेज से बीएड किया। बरेली के ही रुहेलखंड विश्वविद्यालय से करने हिंदी की दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अम्बेडकर का प्रभाव विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आगे चलकर आपने डीलिट की उपाधि प्राप्त की और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति विभाग शिमला से अध्ययन और शोध कार्य। बाद में दिल्ली प्रशासन के स्कूल में अध्यापक बनने से लेकर दिल्ली सरकार के अम्बेडकर कॉलेज में पत्रकारिता के प्राध्यापक पद पर पहुंचे। उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष पद संभाला। निर्धन दलित परिवार में जन्म लेने के कारण आपको गरीबी और भुखमरी का सामना करना पड़ा, साथ ही जातिगत भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। जमीन छीनी गई, घर छीना, किताबें छीनी, मनुष्य रूप में जीने के अधिकार भी छीने, किंतु आपकी विलक्षण बौद्धिक शक्ति, कहें आपकी प्रतिभा और दृढ़ता से आगे बढ़ते रहने की संकल्प शक्ति को कोई छीन नहीं सकता। आपने विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य किया और हर विधा की रचनाओं में आपके द्वारा झेले गए जाति संताप के विभिन्न प्रसंग सामने आते हैं। 7वीं कक्षा तक आते आते आपकी काव्यात्मक प्रतिभा प्रकाश में आने लग गई थी। आपके अनुभवों का क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत व्यापक है। आपके पास दुनिया और अपने समाज को देखने की और उसके अंतर संबंधों को समझने की विशिष्ट विज्ञान सम्मत दृष्टि है और जिसे आपके व्यवहारिक अनुभवों ने और अधिक समृद्ध किया है। आपकी रचनाओं की बात करूं तो एक समृद्ध रचना संसार सामने है। आपके कविता संग्रह में नई फसल और अन्य कविताएं शीर्षक से 1989 में ये कविता संग्रह आपका प्रकाशित हुआ और इस संग्रह की कविताओं में दलित समाज के अशिक्षित रह जाने के पीछे तथा कथित उच्च वर्ण समाज की साजिश को आपने उद्घाटित किया है। कौन हूं मैं शीर्षक से प्रकाशित कविता संग्रह में आपने हिंदू सांप्रदायिकता की कलई खोली है। यहाँ कवि बताते हैं कि अब दलितों को दूसरों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है कि वे आएंगे और उनका उद्धार करेंगे। आप लिखते भी हैं, स्वयं पीड़ित स्वयं ही हूँ साक्ष्य, प्रेक्षकों पर है नहीं विश्वास, न्याय बेला आ रही है पास। 2017 में आपका कविता संग्रह चमार की चाय नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें आपने समाज में व्याप्त जातीय द्वेष तथा भेदभाव को चित्रित करने का सफल प्रयास किया है। संवैधानिक समानता के बावजूद सामाजिक रूढ़ियों के कारण दलित समाज का व्यक्ति अपनी इच्छानुसार रोजगार नहीं कर सकता। भोर के अंधेरे में सन 2018 में प्रकाशित हुआ। इन कविताओं के माध्यम से आपने बताया है कि समता स्वतंत्रता वाला बदलाव अभी तक नहीं आया है। दलित समस्याओं को अधिक सूक्ष्मता और विस्तार से व्यक्त करने के लिए कहानी माध्यम को आपने भली भांति साधा है। आपका पहला कहानी संग्रह भरोसे की बहन 2010 में प्रकाशित हुआ। मेरी प्रिय कहानियां वर्ष 2019 में प्रकाशित हुआ और 2020 में आपका कहानी संग्रह हाथ तो उभी आते हैं प्रकाशित हुआ। यहाँ एक रूपक के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि संकल्प के साथ किसी कार्य में
सक्रिय भूमिका से विकास की इच्छित दिशा प्राप्त होती है। इस संदेश की कहानियां मंच पत्रिका में समय समय पर छपती रही हैं, लेकिन इस संग्रह में आपको सभी कहानियां एक जगह मिल जाएंगी। आपकी कहानियों के विषय में हम देखें तो अंतरजातीय विवाह, दलित प्रतिभाओं का अपमान, वृद्ध आश्रमों में दलित बुजुर्गों के साथ भेदभाव, शिक्षा प्राप्ति का संघर्ष, प्रेम और जाति के द्वंद्व, शैक्षिक जगत के षड्यंत्र, पितृसत्ता का उत्पीड़न जैसी स्त्रियां आपकी कहानियों में प्रमुख रूप से आते हैं। चिंतन परक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण है आपका पीएचडी का शोध प्रबंध, जिसका शीर्षक है हिंदी की दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अम्बेडकर का प्रभाव। इसमें आपने स्वतंत्रता से पूर्व की अम्बेडकर गांधी पत्रकारिता और स्वतंत्रता के बाद पत्रकार अम्बेडकर से प्रभावित दलित पत्रकारिता के युग पर गंभीरता से अध्ययन किया है। शोध प्रबंध में तत्कालीन समय के उपेक्षित वंचित दलित वर्ग की सामाजिक राजनीतिक अंतर्व्यथा को उद्घाटित किया गया है। आपको बताएं कि इसका जो ये शोध विषय है, इसका शोध समिति ने आपत्तियां जताई थी कि ये शोध विषय बहुत पुराना है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। और आज ये जो शोध प्रबंध है, आपको बताएं कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। इस शोध प्रबंध में सर ने 300 दलित पत्रकारों की खोज की और डॉक्टर अंबेडकर के पत्रकार रूप का परिचय पहली बार सामने रखा। हिंदी में इस विषय पर यह दुनिया की पहली पीएचडी थी। ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई। चिंतन परक लेखन में दूसरी महत्वपूर्ण कृति है समकालीन हिंदी पत्रकारिता में दलित उवाच। यह दैनिक राष्ट्रीय सहारा में छपे लेखक के निबंधों का संग्रह है और साथ ही प्रमुख दलित विद्वानों के साक्षात्कार भी इसमें संग्रहित हैं। गांधी, हरिजन, अंबेडकर, जनता, यह एक प्रमुख पुस्तक है जिसमें गांधी के द्वारा दिया गया हरिजन शब्द और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जनता संबोधन का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। स्वतंत्रता के बाद दलितों की संवैधानिक स्थिति, राजनीति में भूमिका, हिंदी पत्रकारिता और दलितों की वास्तविक सामाजिक परिस्थितियां आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। आपके चिंतन परक लेखन में इसके अतिरिक्त मूक नायक के 100 साल और अस्मिता संघर्ष के सवाल, मीडिया में सामाजिक लोकतंत्र की तलाश, साहित्य में दलित जीवन के प्रश्न, स्त्री विमर्श और पहली दलित शिक्षिका, सामाजिक न्याय और दलित साहित्य, उत्तर सदी के कथा साहित्य में दलित विमर्श, दलित क्रांति का साहित्य, मूल खोजो विवाद मिटेगा, अन्याय कोई परंपरा नहीं, दलित दखल महत्वपूर्ण लेखन है। आपने विभिन्न समाचार पत्रों में भी लेखन कार्य किया। अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान, जनसत्ता, भास्कर, राष्ट्रीय सहारा, अंबेडकर इंडिया में समय समय पर आपके विभिन्न लेख प्रकाशित होते रहे। लंबे समय से आप पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं। अपने छात्र जीवन से ही आपने लेखन शुरू कर दिया था। किसानों, बेरोजगारों, छात्रों की समस्याओं पर आप संपादकों के नाम पत्र लिखा करते थे या संस्था की मीटिंग की प्रेस विज्ञप्ति और समसामयिक समस्या प्रधान कविताएं भेजा करते थे। साप्ताहिक पत्रों में आपकी लंबी लंबी कविताएं और गीत छपा करते थे और इस तरह धीरे धीरे आपके चिंतन में गंभीरता और लेखन में धार आती गई। आपके लेखन का महत्वपूर्ण पहलू है एक्टिविज्म। लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू होते, उनकी संवेदनाओं को महसूस करते हुए जो खबरें मिलती थी, उनसे आपको सच्ची कहानियों की विषय वस्तु भी मिलती है। यही एक्टिविज्म है जो आपको चैन से नहीं बैठने देता और रचनात्मकता के नए नए पहलुओं से अपने को समृद्ध करता हुआ आगे बढ़ता है।
ईमानदार पत्रकारिता के उत्साह में कई जोखिम और विवादों के बीच से भी आपको गुजरना पड़ा। विभिन्न पत्रिकाओं में आपने संपादन सहयोग दिया है, जिनमें प्रमुख है बहुरी नहीं आवना, जिसके आप प्रधान संपादक रहे। हंस के पहले दलित विशेषांक में आप अतिथि संपादक की भूमिका में रहे, जो कि 2004 में आया। आपकी कहानियां हंस, कथादेश, बयान, पक्षधर, अपेक्षा आदि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपने विभिन्न पुस्तकों का संपादन भी किया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूंगी। दलित मुद्दों से संबंधित विषयों पर विस्तृत रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचार करते हुए आपकी पुस्तक आई दलित क्रांति का साहित्य। दलित जीवन के यथार्थ और उनके भविष्य के सपनों के बारे में मूल्यबोध प्रस्तुत करते हुए आपकी संपादित पुस्तक आई है सामयिक दलित प्रश्न। क्रांति किसे कहते हैं के अंतर्गत आपने डॉक्टर अंबेडकर के लेख को अनुवादित और संपादित किया है। बाबा साहेब के योगदान पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया एक लेख भारत का महान मूर्ति भंजक, जो कि मराठी नवयुग में प्रकाशित हुआ था, इसे आप हिंदी पाठक के सामने लाए। दलित साहित्य सम्यक क्रांति की आवाज, ये भी मराठी पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो कि तृतीय दलित साहित्य सम्मेलन में कमलेश्वर जी के अध्यक्षीय भाषण का ये जो प्रकाशन हुआ था मराठी में, इसे आपने हिंदी में अनुवाद किया। ये कुछ महत्वपूर्ण लेख हैं जिन्हें आपने अनुदित किया और हिंदी पाठकों के लिए उपलब्ध कराया। जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो है आपकी आत्मकथा। आपकी आत्मकथा के 2 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। सन 2009 में आपकी आत्मकथा का पहला भाग मेरा बचपन मेरे कंधों पर प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी तहलका में माई चाइल्डहुड ऑन माई शोल्डर्स नाम से यह आत्मकथा 35 किश्तों में प्रकाशित हुई और बाद में पंजाबी, मराठी, उर्दू, मलयालम, कन्नड़ और जर्मन भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। दो 2018 में इस आत्मकथा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त आत्मकथा विश्व के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल है और ये पुस्तक हिंदी दलित साहित्य की ही महत्वपूर्ण कृति नहीं है, बल्कि भारतीय साहित्य की भी महत्वपूर्ण पुस्तक बन चुकी है। आत्मकथा के प्रथम भाग में लेखक के बचपन की प्रारंभिक स्मृतियों से लेकर 10वीं कक्षा पास करने तक की संघर्षपूर्ण कहानी सामने आती है। आत्मकथा का दूसरा भाग जिंदगी को ढूंढते हुए, जो पिछले वर्ष 2024 में ही प्रकाशित हुआ है, जो कि 10वीं कक्षा परीक्षा पास करने के बाद का जो शिक्षा संघर्ष है और तमाम जीवन जगत की चुनौतियां हैं, उनका सामना करते हुए 2010 में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति तक के जीवन संघर्ष को प्रस्तुत करती है। पुरस्कारों की बात करें तो एक लंबी सूची हमारे सामने है। 2016 में आपको भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सुब्रमण्यम भारती राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। 2014 में ही डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, 2008 में राष्ट्रीय भीम रत्न पुरस्कार, नई धारा रचना सम्मान, संतराम बीए सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का गद्य विधा सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान, राष्ट्रीय राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, हिंदी संस्थान लखनऊ में साहित्य भूषण सम्मान, महू मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मृति सम्मान और राष्ट्रीय कबीर सेवा सम्मान से आपको नवाजा गया। आपसे मिलने, आपको सुनने, आपसे बातचीत करने का जो अवसर आपने हमें दिया है, उसके लिए हमारा समस्त हिंदी विभाग आपका आभार व्यक्त करता है। हमें से ज्यादातर लोगों ने आपकी आत्मकथा पढ़ी है, पहला भाग, जो कि हमारे तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में लगा हुआ था।
दलित आत्मकथाओं के बारे में कहा जाता है कि वो एक व्यक्ति की आत्मकथा होकर भी पूरे समाज की आत्मकथा होती है। और आपकी आत्मकथा उस दलित बच्चे की कहानी है जो कि समाज व्यवस्था के क्रूर अत्याचारों का शिकार होता है। ये शिक्षा का संघर्ष आसान नहीं था। जब पेट भरने के लिए रोटी ना हो, तन ढकने के लिए कपड़ा ना हो, और जब पूरा परिवार शिक्षा के विरोध में खड़ा हो, सवर्णों से लगातार चुनौतियां मिल रही हों, शिक्षक भी अपनी स्वार्थपरता में लिप्त हो, तब केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आगे बढ़ा जा सकता है। आज जब थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आने पर हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, हम अवसाद की स्थिति में जाने लगते हैं, वहां आप देखेंगे कि अ, सर की आप आत्मकथा पढ़ेंगे तो जहां लगातार आप बहुत सारे आघात झेलते हैं और उसके बाद भी बहुत स्थिर और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण जो हुआ है, वो बहुत अद्भुत है और प्रेरणादायक भी है। जिस परिवार में पीढ़ियों तक कोई साक्षर नहीं हुआ, वहां विपरीत परिस्थितियों में लेखक ने आगे बढ़ते हुए 10वीं की महत्वपूर्ण परीक्षा को पास किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये जो आत्मकथा है, ये दलित युवाओं को ही नहीं बल्कि सभी युवाओं को लगातार प्रयास करते हुए, दृढ़ शक्ति बनाते हुए, संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल पाने के लिए प्रेरणा देती है। सर, आपकी उपलब्धियों, आपके विचारों और रचनाओं पर प्रकाश डालते हुए एक वीडियो हमारी छात्राओं ने बनाई है जो हम सभी को दिखाना चाहेंगे। एक तो परंपरागत विचार, परंपरागत कानून, चाहे देश नीतियों का कानून कहिए, परंपराओं का कानून कहिए, हिंदू कानून कहिए, कुछ भी नहीं। दूसरा था आधुनिक विचार, जिस पर फ्रेंच रेवोल्यूशन या दुनिया के देश आजाद हो रहे थे तो उसका भी असर था। समता, स्वतंत्रता, बंधुता का मूल्य। तो समाज जो था हमारा, वो संचालित था पुराने मूल्यों से, और कानून हमारा था आधुनिक, क्षमता, स्वतंत्रता। तक हिंदी के इसी तरह की आत्मकथा अंग्रेजी में प्रकाशित होकर ऑक्सफोर्ड से नहीं आई। तो पहली बार आना यह अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तक है। इस भारत में क्या है कि हर जाति एक अपने स्तर पर रहती है। अब इसमें प्रवेश है, निकलने का कोई मौका नहीं। नीचे वाला ऊपर वाले की तकलीफों नहीं जानता और खुशियां नहीं जानता, ऊपर वाला नीचे को नहीं। का रिश्ता एक दूसरे से कटा हुआ है। तो ऐसे में जब हम दुख सुख में साझा नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि हमारे हमारे मानवीय जो प्रेम है वो इतना विकसित हो गया है कि हम जब बगैर जाने पहचाने, बिना संवेदना पैदा हुआ, बिना लगाव पैदा हुए कि रिश्ते हो जाएंगे, जाति टूटने शुरू हो जाएगी। दलित चेतना का दौर आया, कई बड़े बड़े लेखक आए,
और कई आंदोलन हुए मराठी में, हिंदी में और दूसरी भाषाओं में, तमिल तेलुगु में। उससे जो बात पैदा हुई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि प्रेमचंद से घीसू माधव वापस ले लिए हैं और घीसू माधव खुद अपनी कहानी कहने लगे। जिंदगी तेरे घेरे में रहकर क्या करें, इस बसेरे में रहकर इस उजाले में दिखता नहीं कुछ, आंख जो ले आई पलकें भिगोकर। अब कहीं कोई राहत नहीं है, दर्द कहता है आंखों से बहकर। हाँ, हमही ने बढ़ावा दिया है, जुल्म सहते हैं खामोश रहकर। मुक्ति देखी गुलामी से बदतर, क्यों चिढ़ाते हैं आजाद कहकर। घूंट भर पीने लायक न छोड़ी, माँ जो आई हिमालय से बहकर। तर यहीं से हम आज की बातचीत शुरू करते हैं और इस बातचीत में हमारे विभाग के सभी साथी और छात्राएं और जो आपके स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं सब शामिल होंगे। सभी एक एक करके प्रश्न पूछेंगे। पहला सवाल मैं ही पूछ लेती हूँ। सर, आपकी प्राथमिक स्तर की शिक्षा उस तरह से नहीं हुई जैसी आमतौर पर हुआ करती है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी का महासंकट था और शिक्षा के बारे में सोचना तो पाप था। ऐसे में स्कूल में दाखिला कैसे हुआ? और आपके दाखिले का एक बहुत ही रोचक प्रसंग आपकी आत्मकथा में आया भी है, तो हम चाहेंगे कि वो जो शर्त थी आपके दाखिले की वो क्या थी और कैसे आपने उस शर्त को पूरा किया, आप हमारे बच्चों को बताएं। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। संगीता राय जी, उमा मीणा जी, डॉक्टर मधु, अंकिता चौहान, रजनी जी, बलवंत कौर जी, चंदा जी, बाकी जिनको मैं नाम से नहीं जान रहा, चेहरे पहचानता हूँ, उन सबका आभार। और प्यारे प्यारे विद्यार्थी, छात्र छात्राएं जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, जाहिर है उनको कुछ लगाव, कुछ प्रेम, कुछ जिज्ञासा मेरे प्रति हुई है, इसीलिए वो यहाँ आए हैं। तो मैं उनके इस लगाव और जिज्ञासा के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कॉलेज का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बता रहा था जब आया था कि इस विश्वविद्यालय में लगभग सभी कॉलेजों में मेरा जाना हुआ, कभी अध्यक्ष के नाते, कभी सेमिनार के नाते, कभी कमेटियों में प्रमोशन और तमाम तरह की जो औपचारिकताएं उनके नाते। लेकिन मैं इस महाविद्यालय में पहली बार आया हूं और ये मेरे लिए बहुत ही अभिभूत करने वाली बात है कि पहली बार आया हूं और इतना विस्तृत परिचय पाया हूं आपसे, इतना आपने गंभीरता से लिया है मेरे व्यक्तित्व को, मेरे कृतित्व को, मेरी उपस्थिति को, इसके लिए मैं आभारी हूं। अब बात है प्रश्नों की। तो मीणा जी ने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न तो आत्मकथा के दूसरे भाग में हल हुआ है, मतलब जो दाखिले की शर्त है। लेकिन उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से जो मेरी बात शुरू की, और वही बहुत जानना आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी भी वृक्ष को जड़ नहीं मिलेगी, किसी भी इमारत को की नींव की ईंट नहीं मिलेगी, तो इमारत खड़ी नहीं होगी, और जड़ को का पोषण नहीं होगा तो वृक्ष खड़ा नहीं होगा।
तो इसीलिए किसी भी बच्चे का जो बचपन होता है उसका शारीरिक पोषण तो एक बात है जिसे माता पिता करते हैं या जो भी अभिभावक हैं, लेकिन जो असली पोषण होता है किसी भी बच्चे का जिससे वो नागरिक बनता है, आगे चलकर मनुष्य बनता है, वो है उसके ज्ञान का पोषण, उसकी शिक्षा, उसकी विद्या, उसका एक अलग तरह का ज्ञान का लालन पालन जो है। मैं उस जड़ की बात कर रहा हूं, मैं उस बुनियाद की बात कर रहा हूं। तो उस दृष्टि से तो इस देश में, हमारे इस विश्व गुरु देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की आज तक है, और अफसोस की बात है कि जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किन्हीं भी कारणों से, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से और व्यवस्थागत कारणों से। व्यवस्थागत कारणों से मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांव में स्कूल नहीं है तो इच्छा रखते हुए भी कैसे बच्चा पढ़ेगा। और बहुत सारे गांवों की समस्या यह है कि उसमें अगर स्कूल भी है तो बालिकाओं के लिए नहीं है, लड़का पढ़ सकता है, और अगर दूर स्कूल है तो वहां लड़की जा नहीं सकती है। तो हमारे देश में ये बहुत बड़ा अभी भी। और एक और दुखद स्थिति यह है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो लगातार बंद हो रहे हैं। मेरे समय में स्कूल थे तब भी मैं नहीं पहुंच पाया स्कूल तक, क्योंकि जैसा हमारे संविधान निर्माताओं ने या जो कल्याणकारी योजनाओं के निर्माताओं ने बाद में ये बात कही कि भाई कुछ छात्रवृत्ति देंगे, कुछ सहायता करेंगे जो है कमजोर वर्ग के बच्चों की, तो वो पढ़ लेंगे, लेकिन उतनी सहायता भी हमारे की स्थिति नहीं थी। क्योंकि जो स्कूल जा सकेगा, पढ़ सकेगा, वही तो हासिल कर सकेगा। मेरी स्थिति ये थी कि मेरे पिता की मृत्यु हुई 5 वर्ष की उम्र में, और वो भी एक वो दारू पीते नहीं थे। एक शादी में उनको दारू पिला दिया गया और रात को उनको उल्टी हुई, लेकिन इतना अज्ञानी लोगों के बीच में वो थे कि उन्होंने कहा कि ये जो रात को चौराहे पर इन्होंने पेशाब किया है, जाकर वो चौराहे वाली देवी ने इसको पकड़ लिया है, अब इसके लिए भूत उतारने वाले चाहिए। तो किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। 3 दिन तक थाली बजती रही और वो उनकी पिटाई होती रही कि ये इनके ऊपर जो देवी चढ़ी है उसको उतार रहे हैं, और इस तरह से उनको मार दिया। तो ये दृश्य जो है मेरे सामने पैदा हुआ कि एक बच्चा देख रहा है कि उसके पिता को पीट पीट कर लोग मार रहे हैं, और ये कह के कि उस पर देवी चढ़ी हुई है उसे उतार रहे हैं। तो ये एक हादसा, एक घटना जो मेरे जहन पर सबसे पहली अमिट छाप जिसने पड़ी, उसने मुझे बच्चे से जवान या कहें बूढ़ा बना दिया। यानी कि मुझे इतना गंभीर बना दिया कि वो दृश्य कभी मेरे दिमाग से उतरा नहीं कि मेरे सामने मेरे पिता की मृत्यु हुई, और मृत्यु की गई एक तरह से अज्ञानी लोगों के द्वारा। अब पिता ही तो थे जो मुझे स्कूल भेज सकते थे, माँ मेरी अशिक्षित थी, घर परिवार में जमीन थी 2-3 बीघे, लेकिन उस जमाने में क्या था, कल्लर बंजर जमीन कहते हैं उसको, जिसमें एक दाना पैदा नहीं होता। मेरे 3 दादा थे तो उन पर 2-2 बीघे जमीन थी, उसमें कुछ नहीं होता। लेदर का काम होता था, मवेशी उठाने का काम होता था। अब वो भी वही व्यक्ति कर सकता है जो समर्थ हो। अब मेरे जो बचे हुए बाबा थे उनमें एक तो लंगड़े हो गए, वो बहुत पुजारी थे, गंगा के बहुत पुजारी थे, और उस पुजारी चक्कर में उनकी टांग गई। कैसे कि वो हर संडे दिन निकलने से पहले गंगा पहुंच जाते थे, हर संडे वो नहा के आते, इतवार उनका पक्का था। तो एक बार वो स्नान करके आ रहे थे, रास्ते में किसी फिरक कहते थे हमारे यहाँ सवारी ढोने वाली बैलगाड़ी को, वो फिरक उनके पैर से उतर गई और उससे उनका पैर टूट गया, और वो टूटा हुआ पैर उस जमाने में ठीक नहीं हुआ, और इसलिए वो एक पैर से चल नहीं पाते थे। दूसरे थे वो नेत्रहीन थे। तो गांव में अपना पेट पालने के लिए, देखिए कितनी गरीबी थी कि वहां, मेरा गांव यादव बाहुल गांव है, तो प्रधान के घर वो उनकी चाकी पीसते थे। उस जमाने में आटा पीसने की ये मशीन नहीं हुआ करती थी, तो वो पीसते थे, कुट्टी खींचते थे,
और तब भी उनका वेतन कोई निश्चित नहीं था। तब भी वो ये तय करते थे कि ये इसको खाने को या तो 2 रोटी का आटा उसमें से दे देते हैं और या फिर उनको जो है कुछ मट्ठा वट्ठा दे देते हैं। और उसमें भी बेईमानी होती। मैं कई बार उनके साथ जाता था, छोटा था, उनकी लाठी पकड़ के जाता था। तो मैं देखता था कि जब वो पीस रहे हैं चाकी, तो उसमें वो महिलाएं क्या करती थी, चुपचाप थोड़ा सा अन्न और डाल देती हैं। तो वो आप देखेंगे कि नेत्रहीन लोगों को ये जो आवाज है और वो संकेत है बहुत ज्यादा होता है, वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते थे। कहते लम्बरदार ये क्या कर रहे हो, 1 सेर पीसने को कहा था, तुम तो उसमें 4 सेर डाल रही हो। तो ये स्थिति शोषण की और जीवन के निम्नतम स्तर की है, जहाँ मेरे पूर्वज या मेरे दादा जिनके साथ में रह रहा था, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ किसी बच्चे की पढ़ाई की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो मैं भी बाल मजदूर हो गया। जो मैं कर सकता था गांव में, रहट होती थी पहले पानी निकालने के लिए, अब तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। मुझे लगता है बच्चों को, बहुत सारों को तो पता ही नहीं होगा रहट होती क्या है। कुछ बाल्टी सी चलती थी, ऐसा चक्र था, उससे सिंचाई होती थी और वो बैल घूमते थे जैसे कोलू, अगर आपने कभी देखा हो तो इस तरह से उनको हाँकने का काम। और उसमें मुझे 25 पैसे मिलते थे 4 आने। उन 4 आनों को इकट्ठा करके मैं जो है, क्योंकि जब पिताजी मरने वाले थे उससे पहले जो हमारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे थे उनका स्कूलों में दाखिला हो गया था। मैं छोटा था तो स्कूल में नहीं गया था। तो एक फूल सिंह था और 1-2 लड़के थे, उन्होंने मुझे ये काखा गागा ये सिखा दिए थे। तो उन्हीं को पकड़ के मैं थोड़ा सा एक तरह की पढ़ने की पागलपन मेरा बचपन से रहा। तो जो भी हाथ लगा पढ़े गए इस तरह से। और तो मैंने कुछ सीख लिया था। तो मुझे चस्का लग गया। जो मार्केट में किताबें होती थी, वो इतिहास की कही जाती थी लेकिन तरह तरह की, तो वो 1 आने की किताब मिलती थी, तो मैं 4 आने की 4 खरीदने के लिए पैसा बचाता था। और एक बात बताता हूं, मैं शायद कहीं लिखा भी है। फिर मेरी पढ़ने की इच्छा इतनी बढ़ गई कि मेरे पास पैसे कम पड़ने लगे। तो जो किताब होती थी, तो उस किताब से मैं ऐसे जो पहला वाला पन्ना है उसको उलट कर ऐसे एक किताब चुरा लाता था, एक की जगह 2 ले आता था। तो एक बार की बात है कि जब मैं 10वां किया और जब मुझे स्कॉलरशिप मिला, तो वो किताब बेचने वाला व्यक्ति मुझे गुन्नौर की पैंठ में मिला। तो मैंने उसको 10 रुपया दिया कि ये रखो। मेरे साथ प्रेमपाल सिंह मेरे टीचर थे। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम ये 10 रुपये, बड़ी बात थी उस समय, ये 10 रुपये तुम इस व्यक्ति को क्यों दे रहे हो? मैंने कहा इसका 10 का नहीं, सैकड़ों का कर्ज है। बोले क्यों? मैंने कहा इसकी 85 किताबें चुराई होंगी मैंने। तो वो भी हंसा के बोला भाई कैसे चुराई तुमने? तो मैंने कहा भाई मैं इस तरह से किताब दबा ले आता था, क्योंकि मुझे पढ़ने की बहुत शौक थी और किताब कहीं उपलब्ध नहीं थी। तो ये इस तरह से भी। एक बार मैं इस घटना के बारे में बताऊं। एक बार मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक फिलॉसफी की प्रोफेसर थी सुमन गुप्ता, तो उनके घर में बैठा था और उनको मैंने ये घटना सुनाई। तो उनकी लाइब्रेरी में ही बैठे थे, तो मजाक में बोले मेरी किताब मिले। मैंने कहा प्रोफेसर साहिबा, अब मेरी स्थिति है कि मैं 4 किताबें खरीद सकता हूँ और उस समय मैं नहीं खरीद सकता। और अब तो आप भी देने को तैयार है कि हमारे यहाँ से पढ़ने को ले जाओ, लेकिन उस जमाने में तो दूर तक किताब नहीं थी। तो इस तरह से मेरा कहीं दाखला वाखला नहीं हुआ, लेकिन पढ़ने का शौक इतना बढ़ गया। उसमें एक घटना घटित हुई। होली का समय था और गांव में गाना बजाना होता है, ये सब हो रहा था। तो मैं वहां गया। उसके बाद अगले दिन अपने, हाँ उसमें जो है एक अध्यापक थे कुंवर बहादुर यादव। उन्होंने मुझे गांव के स्कूल पर ईंट गिलाया देते हुए कुछ गुनगुनाते सुना था। उन्होंने मुझसे पूछा कि किसका गीत गा रहे हो? मैंने कहा ये तो मैं रोज बनाता हूँ। तो वो चकित हुए। स्कूल था। अरे कि भाई हम इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो जो भी कविता गाते किसी न किसी की सुनाते, ये कह रहा है कि मैं रोज बनाता हूँ।
तो वो मुझे पकड़ के ले गए और प्रधान अध्यापक के पास ले गए। तो उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने कुछ किताबें सामने रखी, तो मैंने कहा कि हाँ, ये तो लड़का पढ़ लेता है। और मैं वो सब किताब पढ़ गया, क्योंकि स्कूलों के बच्चों से ज्यादा तो मैं अपना स्वाध्यायी था ही, पढ़ता ही था, रात को देर देर तक पढ़ता रहता था जब भी समय मिलता था। तो फिर हुआ ये कि मुझे उन्होंने कहा कि तुम दाखिला ले लो, हम तुम्हें यहाँ 5वें में दाखिला दे देंगे। तो मैंने फिर बताया कि दाखिला ही तो दे दोगे, रोटी थोड़ी दे दोगे, मुझे रोज कमाना पड़ता है। तो वहां मेरा दाखिला नहीं हुआ। प्राइवेट में एक छठी का जाके मैंने परीक्षा दी, पास हो गया, फिर वहां भी नहीं पढ़ पाया दहगवा में। फिर ये बात ठंडी पड़ गई। तो जिस दिन मैं गया था, जिस दिन मैं होली के कार्यक्रम में गया था, उस दिन मैंने एक कविता सुनाई, तुकबंदी कविता। क्या हुआ ये था, वहां पर एक हनुमान सिंह यादव बैठे थे और वो हमारे बब्बा बोलते थे हम अपने ग्रैंडफादर को, उनके छत के पीछे उनका घर था। तो उस दिन देखा कि उनके हनुमान सिंह की पत्नी बहुत रो रही हैं। तो मैंने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे लच्छे बेच दिए। लच्छे ये पैरों में पहनने का स्त्रियों का एक, हाँ, जानते होंगे शायद, हाँ, कड़ा बड़ा जैसा, उसको लच्छे कहते थे। तो वहां हमने उस पर तुकबंदी बनाई और वहां कि सभा में बैठे हैं अच्छे, बेचकर पत्नी के लच्छे, पिता ऐसे मन के कच्चे, भला कैसे होंगे बच्चे। हाँ, अब ये जो तुकबंदी थी, वो उर्मान सिंह तो खड़े हो गए, क्या कह रहे हो? फिर सब बोल रहे थे जो भी कह रहा, कविता कितनी बढ़िया कही है। तो वो, और उसके बाद फिर कई लोगों ने कहा कुछ और सुनाओ और कुछ लिखाओ। तो उस समय इंदिरा गांधी की वो परिवार नियोजन का आंदोलन चल रहा था, फैमिली प्लानिंग को लेके। तो उस पर कम बच्चे हों अच्छे हों, इस तरह की तुकबंदियां थी। कुछ कुछ धूम्रपान के विरोध में लिखा था कि जो बीड़ियां सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, उसके खिलाफ कुछ लिखा था। चूंकि आर्य समाज का प्रभाव मुझ पर पड़ने लगा था, गांव में रोज जलसे होते थे, तो वहां मैं चला जाता था। तो हुआ तो ये कि अगले दिन मैं अपने गले में एक थैला डाले और अपनी रोटी वोटी उसमें रख के मजदूरी करने पास गांव की तरफ जा रहा था। तो प्रेमपाल सिंह यादव जो अध्यापक थे, उन्होंने वो खेत में सरसों देख रहे थे अपने, फसल कटने वाली होती है, आपको पता है, होली के बाद। उन्होंने मुझे आवाज दी कि स्वराज अंदर आओ, खेत के अंदर आओ। मैं गया। बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वही जो मेरा रोज का मजदूरी का काम है, वही जा रहा हूँ। बोले कि भाई कल जो तुमने कविता सुनाई, वो जो कविता थी उसको तो छोड़ो, संभावना बहुत बड़ी थी। और मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे को अगर सच में पढ़ा दिया जाए, सच में स्कूल मिल जाए, तो तुम गांव का नाम रोशन कर सकते हो। वो गांव तक की बात सोच रहे थे अपने, देश का नाम रोशन करे, ये बात थोड़ी थी। तो मैंने कहा सर बात यह है कि गांव का नाम क्या, अपना भी नाम रोशन नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे पास रोटी रोजी कुछ है नहीं। आपको पता है जो कमा के लाएंगे आज, वही शाम को खाएंगे। हमारी माँ पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी रीमैरिज हमारे नाना जी ने कर दी। जो हमारे सौतेले पिता थे, उन्होंने हमको मार मार के भगा दिया। मेरी बहन भी थी साथ में, हम दोनों को भट्टा पर बेच दिया उन्होंने। फिर हमारे मामा वामा छीन छान के हमको जैसे तैसे लाए थे। और वहां भी जब हम गए थे तो दबाव ये बना था कि पढ़ने, अच्छा मैं इस प्रश्न को पूरा करूं तब उस पर आऊंगा। तो प्रेमपाल सिंह ने कहा कि तुम हमारे घर आ सकते हो। और हमारे उनकी भतीजी थी कि एक बच्ची है और उसकी सारी किताबें रखी हैं घर में, तुमको पढ़ने को दे देंगे और हम अपने स्कूल में दाखिला करा देंगे। तो मैंने कहा मेरी रोटी रोजी का कोई साधन नहीं है, मैं स्कूल तो कभी भी जा सकता था, क्योंकि इतनी पढ़ने की रुचि थी और स्कूल में दाखिला मिल जाता था। सरकारी स्कूल थे उस जमाने में, ऐसा तो नहीं है कि आज की तरह कोई 10,000 5,000 में एडमिशन होता हो, ऐसा कुछ नहीं था। 1 रुपए में भी हो सकता था, मुफ्त में भी एडमिशन हो सकता था, लेकिन दाखिले की बात नहीं थी, खर्चे की बात थी। तो खैर जब उन्होंने ये प्रस्ताव दिया तो उस वक्त मेरी माँ घर आई हुई थी।
ताऊ थे, सब परिवार के लोग थे। मैंने घर में बताया कि प्रेमपाल सिंह मास्टर साहब ने ये कहा है कि वो मैं उनके घर रहने लगूं, उनके खेत वेत पर काम कराएंगे खाली समय में, तो वो मेरा दाखिला करा देंगे और मैं बाकी विद्यार्थियों की तरह एक विद्यार्थी बन सकता हूँ। तो सबने मना किया, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि भाई अब क्या पढ़ेगा, ये मजदूरी करता रहा है, स्कूल तो जाता नहीं है, स्कूल जाने वाले ही बच्चे स्कूल जाएंगे, जो स्कूल नहीं जाता है वो कैसे स्कूल जाएगा। तो किसी का समर्थन नहीं मिला, पूरी बस्ती का, सब ने। बल्कि मेरी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं तो ये समझूंगी कि स्वराज पैदा ही नहीं हुआ, मैंने एक बच्चा पैदा ही नहीं किया, या पैदा किया तो वो बेवक्त मर गया। यहाँ तक चूंकि उन्हें सबको लग रहा था कि भैया कुछ घर में अपना शाम को कमा के ले आता है, अपने दादा को भी कुछ खिला देता है, अब ये चला जाएगा तो फिर कैसे होगा। लेकिन मैंने फैसला किया, मैं चला गया और प्रेमपाल सिंह जी के घर चला गया। फिर उन्होंने 30-35 किलोमीटर दूर चिरौरी एक जगह थी, वहां मेरा दाखिला करा दिया। तो इस तरह से फिर मेरी पढ़ाई शुरू हुई। उसके बीच की बहुत सारी घटनाएं, वो पूरी आत्मकथा सुनाने की स्थिति नहीं है, मैं ये वो घटना बता रहा हूं कि जब मैं सौतेले पिता के यहाँ पहुंचा तो वो अपने, उनका एक बेटा और था, तो उन्होंने उसको स्कूल में दाखिल कर रखा था। लेकिन जब समाज का दबाव बना कि भाई एक बात बताओ, तुमने अपने ये जो साथ में आया है, साथ आए बच्चे की बड़ी बेइज्जती होती है। उस समय मेरी उम्र के बच्चे भी एक तरह से अपमान करते थे कि स्वराज भिखारी की बहू के साथ आने वाला लड़का, दूसरी का है, इस तरह की बातें करते। तो खैर वो तो झेल ही रहा था। दाखिले की जब बात हुई तो उन्होंने समाज के दबाव में मेरा भी दाखिला करा दिया। अब मुश्किल से 6 महीने या 1 साल हुआ होगा, पढ़ाई चलने लगी। एक दिन वो जो हेड मास्टर थे, और संयोग से वो अभी तक जिंदा है, मैंने उनका नाम आत्मकथा में बाद में लिखा है वो उस, हाँ है? नहीं अधीन नहीं, वो एसटी थे और उनके क्या था वो तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन नाम है उसमें। मैंने दोबारा जो आत्मकथा का नया एडिशन है उसमें जोड़ा है। हाँ, चूंकि पहले मुझे पता नहीं था। मैं जब गया था, आत्मकथा उस गांव में चर्चित हो गई थी वादी में, तो वो भी उन्होंने भी पढ़ी थी। मैं जब गया मुझे पता चला वो जिंदा है, तो फिर मैं उनके घर मिलने गया, तब फिर मैंने उनका नाम लिखा। उनकी तस्वीर भी मैं लाया था, तस्वीर तो साथ कहीं खो गई। तो उन अध्यापक से, वो जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बच्चे कैसे चल रहे हैं, गांव में जैसी भाषा होती है, हमारे बच्चे मास्टर साहब कैसे चल रहे हैं। तो मास्टर साहब बोले कि देखो ऐसा है भाई कि तुम्हारा ये जो बड़ा बच्चा है, वो बड़ा था लड़का जो उनका पहली बीवी का था, इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो पढ़ता वढ़ता नहीं है, ये तो भागता रहता है, स्कूल छोड़ता रहता है, कक्षा में बैठता नहीं है। लेकिन ये जो तुम्हारा छोटा बच्चा, मैं छोटा था, जो तुम्हारा दूसरी बीवी का बच्चा है, ये बच्चा बड़ा होनहार है, ये अपनी भी किताब पढ़ लेता है, दूसरे की भी पढ़ लेता है, ये तो उससे आगे ही चलता है। तो ये इसको अगर आप पढ़ाओ तो हमें ये लगता है कि ये कुछ ना कुछ बन जाएगा और आपका भी नाम रोशन करेगा। अब आप देखिए कि ये खबर तो अच्छी थी लेकिन उल्टी पड़ी। मेरे लिए ये खबर इतनी उल्टी पड़ी कि आप सुनिए कि जब उन्होंने कहा कि इसे ये कुछ बन सकता है तो उन्हें इससे जलन पैदा हुई। उन्होंने सोचा कि जो मेरा सगा है वो तो पढ़ भी नहीं सकता, ये कह रहे हैं कि ये तो ऐसे घिसट घिसट के पढ़ेगा, बहुत स्लो लर्नर है, और ये जो है जिसे हम समाज की दबाव में स्कूल भेज दिया है नाम मात्र के लिए, उसको अध्यापक कह रहा है कि ये तो होनहार बच्चा है, ये पढ़ सकता है, ये कुछ बन सकता है और ये आपका नाम रोशन करेगा, तो ये तो गलत है। तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने सोचा कि अगर हम इस बच्चे को रोकेंगे तो सब लोग फिर कहेंगे किसे क्यों नहीं पढ़ाया। तो उन्होंने फैसला किया कि हम दोनों को नहीं पढ़ाएंगे। और उन्होंने क्या किया, उस समय पट्टी पर लिखा जाता था, लकड़ी की पट्टी होती थी, तो उस पट्टी को चूल्हे पर रखा, ईंट से, हथौड़ी से, उससे सिलौटी के बटने से उसको तोड़ा, किताबों को फाड़ा और उसमें आग लगा दी। मेरी माँ ने छीना झपटी की तो उसको लात मारी और इधर उधर कर दिया।
और पढ़ाई बंद था। अब उसके बाद हुआ क्या कि दीपावली का समय आ गया। हमारे उस सौतेले के पिता के जो छोटे भाई थे वो छोटी मोटी चोरी करते थे या जुआ खेलते थे, ये उनका काम था। और दीपावली पर वो अच्छा खासा पैसा जीत गए और उनके कुर्ते की जेब में पैसे इस तरह से भरे हुए थे और कुर्ता घर में टंगा हुआ था, वो कहीं निकल गए थे। और मैं कहीं से आया, मुझे किताब की बड़ी जरूरत महसूस हो रही, मुझे किताब कैसे मिले, मेरी किताब जल गई है और मैं इससे रोज रो रहा था, परेशान हो रहा था। मैंने देखा इसमें बहुत से रुपए हैं, तो उसमें से 1 रुपया निकाला और वहां माँ के काजल की खाली डिब्बी रखी थी। मैंने उस खाली डिब्बी में उसको मोड़ के रख लिया और लेके मैं चला गया पुस्तकों की दुकान पर। तो मैं देख रहा था वहां के ये किताब मुझे चाहिए या ये कॉपी चाहिए, ऐसे देख ही रहा था। तभी मैंने दूसरी तरफ से देखा कि वो बीच के जो हमारे चाचा हैं छोटे लाल, वो मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मुझे कुछ अंदेशा हुआ कि ये कुछ बात गड़बड़ है और मैंने किताब लेना छोड़ दिया और चुपचाप मैं उतरने लगा। तब तक वो पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि तूने डल्ला का 1 रुपया चुराया? मैंने कहा ना, मैं झूठ बोला। कि तेरी माँ की सारी हड्डियां तोड़ दी हैं उसने, हो रुपया तो बता दे। वो आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे था। वो रुपए की डिब्बी मेरे जेब में थी। एक शास्त्री जी के मकान के साथ छोटी सी नाली थी, मैंने बड़े अंदाजे से उसमें ये करके उसको फेंका कि शायद बाद में लौट के आऊंगा मैं तो इसको उठा ले जाऊंगा। लेकिन जब मैं घर की तरफ आया तो देखा जो बीच रास्ता था मकान का, वहां मेरी माँ पड़ी कराह रही है। उसको बहुत बुरी तरह से मारा था, पीटा था। अब मैंने सोचा कि अगर मैं ये कह दूं कि भाई इसको क्यों पीटा, रुपया तो मैंने चुराया, तो जहां माँ पड़ी है वहीं मुझे लाश की तरह डाल देंगे। ये वही हाल मेरा होगा जो माँ का हुआ है, माँ तो तड़प ही रही है। तो मैं नहीं बोला कि मैंने रुपया चुराया है। जब रात हुई और रात को जब मेरी बहन माँ को हल्दी वल्दी लगा रही थी और माँ करा रही थी, तब वो पूछ रही थी कि बेटा तूने तो ना चुराओ। उसको भी वो था कि शक कैसी ने चुराया होगा, इसी को जरूरत है, तो तू किताब किताब बहुत कर रहा हो, तूने तो ना चुराओ। मैं तब भी नहीं बोला कि कहीं माँ ना बता दे। इस तरह से ये घटना जब मैं बड़ा हो गया तब मैंने अपनी माँ को बताई। और जिस दिन मेरी माँ की मृत्यु हुई उस दिन मैं गांव में नहीं था, मैं पढ़ रहा था चंदौसी में। और चूंकि मेरे पढ़ाई के विरोध में पूरा घर था, चूंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, तो इतना नाराज थे वो उससे कि इसने क्या फैसला ले लिया। कई घटनाएं गांव में ऐसी घटी हुई थी कि एक तो हमारे गांव के प्रधान का बेटा एमए पास करके बेरोजगार घूम रहा था। वो नमूना बना हुआ था हर किसी को, जो भी चाहे वो ये कह देता था। हमारे सारी बस्ती ये कहती थी कि जब प्रधान का बेटा मतलब एमए करने के बाद रोजगार नहीं हासिल कर सकता, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम क्यों पढ़ने में लगे पड़े हो, तुमको क्या मिलेगा, तुम तो स्कूल भी बहुत देर से गए हो, तुम्हारी पढ़ाई का, और पढ़ भी जाओगे तो नौकरी मिलती है पैसे से। ये भी एक अफवाह बहुत उड़ी हुई थी कि जो कुछ मिलता है वो सब रिश्वत से मिलता है, पैसे से मिलता है। और मेरा आत्मविश्वास पता नहीं कैसे इतना जमा हुआ था कि मैं अपने रास्ते पर चल रहा था, सब बर्दाश्त कर रहा था, विरोध बर्दाश्त कर रहा था। परिवार के, घर के नाते रिश्ते लगभग टूट गए थे। कोई मुझे मेरे मेरे फैसले के समर्थन में नहीं था। कईयों ने ये मान लिया था कि मर गया वो, न बहन साथ है, न भाई साथ है, न माँ साथ है, न कोई रिश्तेदार साथ है। अध्यापक लोग चूंकि वो जानते थे विद्या का महत्व, तो वो लोग जरूर कहते थे कि हाँ ये कुछ न कुछ बन जाएगा, सफल होगा। तो जब मैं गया और मेरी माँ की वो अर्धजली चिता थी, वहां मैं बैठकर रोया। और तब मैंने वो एक संस्मरण उसी को ध्यान में रख के लिखा था, जो हंस में फरवरी 1996 के फरवरी अंक में हंस में छपा, अस्थियों के अक्षर। ये वो घटना थी, ये वो प्रकरण था।
तो इस तरह से तो ये आरंभिक शिक्षा की बात हुई। और मैं रोक देता हूँ तब तक कोई सवाल ले लेता हूँ। वो सवाल आपका अभी भी बरकरार है कि वो जो शर्त वाली बात है, क्योंकि मैंने बताया वो एडमिशन का था। हाँ हाँ, तो अगर आपको आप बोर नहीं हो रहे हो तो मैं वो वाकया सुना देता हूँ। अच्छा सर, जिस प्रश्न पर अभी आप है ना, तो मतलब अभी अभी आपने जैसे बताया कि एक एमए किया हुआ लड़का था, उसकी नौकरी नहीं लगी थी, लोगों के लिए उदाहरण बना हुआ था। बाकी तमाम घर वाले विशेष रूप से वो तो जान ही नहीं रहे थे, तो वो नहीं चाह रहे थे कि आप पढ़ें, फिर भी आप पढ़ रहे थे। तो क्या उस टाइम आपके मन में बार बार ऐसे ख्याल नहीं आते थे कि मेरा रास्ता ठीक है या नहीं है? मैं अपने घर वालों के लिए, जैसा कि आपकी दूसरी आत्मकथा में उल्लेख हुई है कि आपकी माँ आपको बार बार अपना पेट दिखाती थी, अपने दुख के बारे में बताती थी। तो मतलब ये ना एक बहुत डामाडोल कर देने वाली स्थिति है कि कैसे आदमी अपना संयम, अपने आप को टिकाए रख सके कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो जाए, जबकि उसको कोई पता भी नहीं है कि सचमुच में सफलता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो जो भी अंतर्द्वंद जो भी चलता था, आप उसे कैसे हैंडल करते थे, कैसे झेलते थे? कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्वाभाविक सवाल है। इस अंतर्द्वंद में मेरी मदद एक घटनाक्रम ने की, उसको मैं बता देता हूँ जो उसी बीच का है। ये 1968 का घटनाक्रम है। हुआ यह कि मेरी एक मौसी, बड़ी मौसी, यहाँ दिल्ली के राजौरी गार्डन के जनता मार्केट में थी। मेरे मौसा जी की वहाँ जूतों की एक किराए की दुकान थी। वो जूता कारीगर थे, बहुत अच्छे कारीगर थे। और उनका बेटा उस समय 9th में पढ़ता था राजौरी गार्डन के ही स्कूल में। तो ये पढ़े नहीं, ये चक्कर में नहीं पढ़े, तो मेरी माँ छोटे पर ही मुझे एक बार दिल्ली छोड़ गई मौसी के पास, और ये कह के कि बस ये पल जाए। उस समय मैं 8 साल का था, 1968 की बात है यह। तो अब मौसा जी ने कहा मेरी माँ से कि भाई देखो, हमारी ये स्थिति नहीं है किसी बच्चे को पालें, लेकिन हाँ हम सहारा देंगे, संरक्षण दे देंगे, लेकिन इसको अपनी रोटी का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो आसपास सब्जी बेचने वाले थे और कुछ छोटे मोटे दुकानदार थे जिनसे उनका अपना सुबह शाम का परिचय था, वो उनके पास लेके मुझे गए शाम को। उन्होंने कहा कि देखो ये हमारी साली का बच्चा है, साली की दूसरी शादी हो गई है, इसका घर ठिकाना कहीं है नहीं, ये हमारे पास पलेगा, कोई ऐसा काम बता दो भाई जिससे ये कर सके। तो पहला काम हमको मिला था रगड़ाई की मशीन का, पानी डालने का, जो घरों में रगड़ाई होती है ना, राजमिस्त्री को फर्श जो रगड़ा जाता है। तो उसमें हुआ क्या, शायद मैं 15 या 20 दिन वहां काम किया होगा। तो पानी डालने, मेरा काम सिर्फ पानी डालने का था, लेकिन मैंने एक दिन उस फर्श की पर सीमेंट डाल के रगड़ाई की, और साथ में जो ठेकेदार था उसके भाई ने की। अब उसने मुझे कहा, ठेकेदार के भाई ने, कि तेरा काम तो खराब है। मैंने कहा ठेकेदार से पूछ लेना, तुमसे अच्छा है। मैंने ये बोल दिया तुमसे अच्छा है, और जैसे मैंने कहा तुमसे अच्छा है, उसने एक चांटा मार दिया मेरे गाल पर। बच्चों के साथ तो यही होता है। और जैसे ही चांटा लगा, मैं चुपचाप काम छोड़ के भाग के मौसी के पास आ गया। मौसी के पास आ गया तो फिर वो अगले दिन आया ठेकेदार, जलेबी वलेबी लाया कुछ बहलाने के लिए बच्चे को लिए। तो मौसा जी ने मना कर दिया कि भाई अब ये नहीं जाएगा, तुम्हारे भाई ने उसको मारा है, हाथ चलाना गलत बात थी। तो वो मेरा काम छूट गया। फिर उन्होंने कहा कि एक अखबार वाले को कहा कि भाई कुछ अखबार का काम कर ले। तो मैं अखबार जब फेंकता था तो मेरी दिक्कत यह थी कि मैं इतना ऊंचा नहीं, वो तो आप जानते हैं दिल्ली में 3rd फ्लोर, 1st फ्लोर और 4th फ्लोर तक लोग फेंकते, तो उसमें मैं 2nd तक ही जा पाता था, 3rd वर्ड पर मेरा हाथ जाता ही नहीं था।
तो हमारा जो एजेंट था अखबार वाला बोला भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं चलोगे, हमको तो अखबार ऊपर तक छिपवाना है। तो वो काम भी मेरा बंद हो गया। फिर एक सब्जी वाले ने सलाह दी मौसा जी को कि ये सब्जी मंडी जो है दिल्ली में, कौन सी जगह है वो ये अखिलेश? आजादपुर। तो आजादपुर सब्जी मंडी उन्होंने कहा कि इसको लेके जाओ और वहां से ये नींबू ले आए, और एक एक दो दो चार चार नींबू लोग लेते हैं अपने कोठियों में और वो जाके बेचे। तो वो पहले दिन मौसा जी साथ गए और आजादपुर मंडी से मैं नींबू लेके आया, और उस दिन से मेरा काम वो ठीक चलने लगा। और उसी समय कविता भी गाता जाता था, अपना बनाता जाता था, जैसे रस के भरे रसीले नींबू 10 के 2 15 के 2 हंस के लो भाई हंस के लो। ऐसे जब मैं आवाज लगाता था तो मेरे जो ग्राहक थे वो दरवाजे पर आ जाते थे कि भाई नींबू वाला आ गया। तो ये मेरा ठीक ठाक चला। इस पर मैंने विस्तार से पहली आत्मकथा में लिखा भी है। उसमें फिर एक घटना ये घटित हुई कि एक पंजाबी परिवार था, कुछ दिन मुझे वो नाम भी याद रहा, फिर वो नाम भी स्लिप हो गया। उनके कोई बच्चा नहीं था, और बाद में बहुत ढूंढने की कोशिश की मैंने। उन्होंने कहा मुझे वो रोज बिठाने लगे और फिर कुछ खिला उलू के भेजते थे। तो उन्होंने मेरे मौसा जी को प्रस्ताव रखा कि ये बच्चा हमको दे दो, हम गोद ले लेंगे, लीगली गोद ले लेंगे और इसको पढ़ाएंगे, ये पढ़े। तो मौसा जी ने उनको देने के बजाय मेरी माँ को चिट्ठी लिख दी, और वो उर्दू में लिखा करते थे। गांव में चिट्ठी भी गई तो वो हमारे कुछ मौलवी थे, उनको से जाके माँ ने पढ़वाई, और उसमें लिख दिया कि भाई तुम्हारा बेटा जो है वो भाग जाएगा, कहाँ से निकल जाएगा, कोई इसे ले जाएगी महिला, अब तुम जल्दी आओ। और वो आ गई माँ रोती पीटती वहां से। तो चाहे वो पाल नहीं सकती थी, चाहे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो यहाँ से लेने को तैयार हो गई। तो जिस वक्त मैं जा रहा था तब भी वो जो पंजाबी परिवार था वो महिला मेरे लिए कुछ कपड़े लाई थी, कुछ किताबें लाई थी जो बच्चों की होती, छोटी, बोल के इसको पढ़ने की बहुत रुचि है, ये किताबें बेटा तुम साथ में ले जाना। तो इस तरह से मेरा दिल्ली का वो सफर छूट गया। और कोशिश की थी एक बार दिल्ली में ही म्यूनिसिपल जो स्कूल होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, वो बहुत पास में था, पार्क के पास में। तो मौसा जी को एक अफसर थे जिनका मकान लिया था, उनके बराबर ब्लाइंड थे वो, लेकिन उनका परिवार विदेश में था सारा। तो उनके पास हम शाम को बैठा करते थे। तो उन्होंने कहा मौसा जी से कि देखो भाई, दिल्ली में अच्छी व्यवस्था है कि दोपहर के बाद स्कूल लगते हैं, तो ये दोपहर तक अपना सुबह की पाली में ये जाएगा, अपना नींबू बेचता है, जो भी करता है, शाम की पाली में ये पढ़ लिया करेगा। तो मान गए मौसा जी। लेकिन हुआ क्या देखो कि जिस दिन मुझे जाना था, मेरा दाखिला हो रहा था, उसी दिन मेरे नींबू नहीं बिके। हर दिन मैं 12 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन उस दिन 1:30 बज गया, और जब मैं घर आया तब टोकरी में 2-4 नींबू भी बचे हुए थे। तो मौसा जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा भाई स्कूल तो तुम्हें 12:30 बजे पहुंच जाना है और तुम तो आए हो 1:30 बजे। अब स्कूल तुम्हारा मौसी का घर थोड़ी है, जब चाहो तब घुस जाओगे। तुम्हारी किस्मत में पढ़ाई लिखाई नहीं है, तुम घर बैठो। तो इस तरह से वो वहां खत्म हो गया था। तो आपने जो प्रश्न किया था कि क्या था जी जो आपने पूछ रहे थे? एंजाइटी को कैसे और मतलब उस समय अपनी बात पर रखने रहना कि मुझे पढ़ना ही है, जबकि तमाम चीजें, जबकि पता भी नहीं है पढ़ लिखने के बाद नौकरी मिलेगी, कुछ होगा नहीं होगा। माँ का के साथ जो रिश्ता है कि माँ पूरी तरह से आप पर टिकी हुई है, और माँ चाह रही है कि आप पढ़ाई छोड़कर जितना भी पढ़े, कोई नौकरी पकड़े, घर को देखें, लेकिन आप अब देखिए, हाँ, अब ये आगे की कहानी से जुड़ जाएगी। सच में बहुत बार निर्णय पर पछतावा हुआ, बहुत बार विचलन हुआ, बहुत बार ये हुआ कि अब नहीं पढ़ेंगे।
लेकिन जब मैं दिल्ली आता था तो मैंने आपको ये बात बताई कि मेरे मौसेरे भाई यहाँ पढ़ रहे थे। बाद में उन्होंने एमबीबीएस किया, डॉक्टर बने मौलाना आजाद कॉलेज से, वो बड़ी आगे की बात है। वो उनसे मैं प्रेरित हो रहा था। वो जब पढ़ के आते थे और बहुत सारे बच्चों के साथ आ रहे होते थे, मुझे आज भी याद है कि उनका उनका जूता चर चर करता था मूसा जी का बनाया हुआ। वो बहुत अच्छे लगते थे सारे बच्चों में। तो मैं सोचता था मुझे भी कभी स्कूल का बच्चा बनना चाहिए, जो मैं बन नहीं पा रहा था। हाँ, मना कीजिए हो तो कुछ नहीं, बातचीत चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई देवदूत था जो मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं थी या मैं टूट नहीं सकता था। बहुत बार ये हुआ कि छोड़ते हैं पढ़ाई, और ये छोड़ने वाली ही स्थिति थी कि जब मैं 10वां पास हो गया तो उसके बाद मैंने सोचा अब काफी है, इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा पढ़ने की हमारी गुंजाइश नहीं है, और अब कोई काम ढूंढेंगे। तो हुआ ये था कि ये जो मौसेरे भाई है तब तक डॉक्टर बन गए थे। इन्होंने मुझे कहा कि हाँ, और सुनिए इसे, जब मैं 10वीं कर रहा था, 9th में था मैं, तब भी मैं बहुत सारी किताबें इधर उधर की पढ़ लेता था। तो ये जो मौसेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे कहा, एक पत्र लिखा मेरे स्कूल को। इन्होंने कहा कि जब तक तुम बोर्ड की परीक्षा पास नहीं कर लो, हाई स्कूल बोर्ड की, स्कूल से बाहर की किताबों को हाथ नहीं लगाओगे, ये वादा करो। एक बात। दूसरी बात, जब तुम हाई स्कूल पास कर लोगे मैं तुम्हें बहुत सारी किताबें दूंगा। तो जब मैं हाई स्कूल पास हुआ तो चंदोसी हमारा दोनों की ननिहाल है, मैं गया ननिहाल। ये इन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि मैं आ रहा हूँ, होली का शायद दिन था। मैं पहुंचा वहां तो ये मेरे लिए कुछ किताबें लाए, जिनमें अनिल राजिमबाले की किताबें थी। साम्राज्यवाद क्या होता है, सरल भाषा में इजारेदारी क्या होती है, पूंजीवाद क्या होता है, भगत सिंह में नास्तिक क्यों बना, और एक किताब थी मधुशाला। उन्होंने कहा तू कब है, और उन्होंने मधुशाला हरिवंश राय बच्चन के मुंह से खुद यहाँ किरोड़ीमल कॉलेज में सुनी थी। वो यहाँ के स्टूडेंट थे किरोड़ीमल कॉलेज के, और हरिवंश राय बच्चन ने सुनाई थी, जहाँ वो एक विद्यार्थी के तौर पर शामिल हुए थे। तो उन्हें भी अच्छी लगी थी, और उन्होंने मेरे लिए वो मधुशाला खरीदी थी। लेकिन जब मैं गया मौसा जी के पास, तो हमारे मौसा जी बड़े काइया किस्म के आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि ये किताब तो जो है, वो उनका चचेरा भाई था, उसको दे देना, और स्वराज को ये बाकी किताबें ठीक। मधुशाला उन्होंने मेरे उससे हटा दी। तो हम ऐसे ही आमने सामने बैठे थे, तो भाई साहब ने मुझे आंख के इशारे से कहा कि कोई बात नहीं, कहने दो पापा को जो कह रहे हैं। अगले दिन हमको दोनों को रेलवे स्टेशन चंदोसी से उन्हें दिल्ली लौटना था, और मुझे अपने घर अलीगढ़ वाली ट्रेन पकड़नी थी। तो वहां उन्होंने वो किताब निकाली, मधुशाला, और मुझे पकड़ाई कि जब तुम्हारे लिए लाया था, ये तुम्हारे लिए है। पापा भले ही कुछ सोच रहे हैं, और वो तो अपना टेलर है और वो पढ़ता भी नहीं है, उसको बाकी किताबें पहुंचा दें। तो मधुशाला का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा था, बहुत मैंने उसको पढ़ा, और उसकी तर्ज पर भी, वो आगे मैं बताऊंगा। तो हाई स्कूल करने के बाद मैंने कहा मैं हाई स्कूल कर लिया, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि पैसा नहीं है, अपना कुछ काम करेंगे, आप कुछ काम ढूंढिए। तो उन्होंने कहा था कि कहीं दफ्तर ही बनवा दूंगा मैं, ये दफ्तर में फाइल वाल उठाते ना, और वो भी मेडिकल, ये एम्स में वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है एक, जहाँ फाइलें वालों का काम ज्यादा होता है, वहाँ उनका कोई दोस्त था, डॉक्टर ही था, उसने उनको वादा कर दिया था कि हाँ हम दफ्तरी का काम दिलवा देंगे। लेकिन मेरा रिजल्ट देर में आया, तब तक वो किसी और को बना दिया, वो दफ्तरी का काम ही मुझे नहीं मिला। तो हमने कहा भाई अब हाई स्कूल तो कर लिया। भाई साहब ने कहा कि भाई मैं यहाँ आया, उनकी शादी हो गई थी तब मैं दिल्ली आया, और तो दिल्ली आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम सोच तो रहे थे कि तुम्हें कुछ दफ्तरी का काम दिलवा देंगे, लेकिन अब हाई स्कूल से कुछ मिलता दिखता नहीं, हाई स्कूल की पढ़ाई काफी नहीं है,
तो तुम्हें फिर मजदूरी करनी पड़ेगी। और हाँ, अब तुम थोड़ा और पढ़ लो, हाई सेकेंडरी कर लो, 11वां 12वां कुछ कर लो, तो हो सकता है कहीं कुछ मिल जाए। लेकिन 10वां पास से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अब हम फिर निराश क्या करें। और एडमिशन का समय गुजर गया, मैं अपने गांव वापस गया तो फिर मैंने मन बनाया कि अब मैं दाखिला लूंगा। तो फिर प्रेमपाल सिंह जी के घर गया। अनोखिया जो है वो उनकी उनके भाई की पत्नी थी, भाई की डेथ के बाद उन्हीं की रहती थी। उनको मैंने अपनी सारी वो बात बताई कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। अनोखिया ने फिर कहा कि मैं बात करूंगी प्रेमपाल से। और उनके चचेरे भाई जगदीश जो थे वो पीटीआई थे, उनके नाम एक चिट्ठी लिखी और कहा कि तुम चले जाओ जुनाब भाई और एडमिशन ले लो 11वें में। अच्छा, मैं जब गया तो पता चला कि चूंकि अगस्त का महीना आ गया और जुलाई में एडमिशन खत्म हो जाते हैं, तो प्रिंसिपल थे रामनिवास शर्मा अधीर, वो बात आ रही है। तो वो मैं गया और वो संस्कृत का क्लास ले रहे थे। हमारे गांव के ओमवीर नाम के एक लड़के ने बताया कि वो नंदरौली का स्वराज आया हुआ है। अच्छा, वहाँ के जितने अध्यापक थे सब में ये बात फैल चुकी थी कि नदरौली में एक ऐसा लड़का है जो स्कूल नहीं गया था, तब से कवि है। तो चूंकि रामनिवास शर्मा सच में कवि थे, मथुरा के थे, बड़ी अच्छी कविताएं लिखा करते थे, आश कवि थे, तत्काल कविताएं बनाते थे। तो वो निकल के आए और उन्होंने पूछा उद्देश्य क्यों आए हो क्या। मैंने कहा मैं दाखिला लेने आया हूँ। तो बोले कि भाई अब कैसे करें, अब तो हर क्लास में 60 से ऊपर बच्चे हैं और समय भी निकल गया है, 1 महीना हो गया क्लासेस चलते हुए। उन्होंने कहा दाखिला तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम प्राइवेट अगर पढ़ना चाहो तो हमारे कॉलेज से फॉर्म भर देना और किसी आपके यहाँ के टीचर वीचर हैं, किसी की जमानत दिलवा दो तो सारी किताबें भी तुम्हारे घर पहुंचवा देंगे। ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन दाखिला नहीं हो सकता। मैं वापस लौट आया। करीब आधा किलोमीटर लौट आया हुआ तो पीछे से एक लड़का फिर मुझे आवाज देता हुआ आ रहा, रुको रुक 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 स्वराज। मैं रुक गया। उसने कहा कि प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा अभी तो प्रिंसिपल साहब से मिल के आ रहा हूँ। क्या नहीं, बुला रहे हैं। मैं फिर वापस गया तो उन्होंने कहा कि भाई जब तुम आए थे तब तो हमने जैसी स्थिति थी बता दी कि नहीं हो सकता एडमिशन, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हमने कुछ शिक्षकों के साथ तुम्हारे बारे में बात की तो हमने कहा कि भाई हम अध्यापक कैसे अध्यापक हैं, जो पढ़ना चाहता है हम उसे पढ़ा नहीं सकते, जो नहीं पढ़ाना चाहता है उसे हम पढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा बच्चा जो प्यासा है कुएं तक आया और वापस चला गया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो इसके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने कहा सर क्या सोचा है, क्या कर सकते हैं। बोले कि भाई दाखिला तो मेरिट पर ही होगा। मैं मेरिट क्या है सर। ऐसा है, अब समय तो गुजर गया है, लेकिन 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त को हमारे यहाँ फंक्शन होता है, कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं और एक प्रतियोगिता ये होती है कि उसमें वाद विवाद होता है और उसमें जो बच्चा जीतता है वो यहाँ बाल सभा का अध्यक्ष बनता है और वो बहुत सम्मानित वो हो जाता है। हमारे पूरे कॉलेज का वो एक तरह से अध्यक्ष होता है बाल सभा का। तो अगर तुम उस प्रतियोगिता में जीत जाओ तो अध्यक्ष बनना तो अलग बात, तुम्हारा साथ साथ में एडमिशन भी हो सकता है। ये शर्त रखी गई थी। अब मैं जब घर आया लौट के इस शर्त को मैंने कहा चलो देखता हूँ। 5-7 दिन बचे थे तो हमने क्या किया कि 7 मिनट का भाषण बताया गया था। हमने 15 मिनट की तैयारी की और चूंकि बाहर की किताबें बहुत सारी थी तो वो हमने उसमें क्या किया, रशिया का प्रेसिडेंट कौन है, क्यूबा का कौन है, अमेरिका में क्या, ये जो सूचनाएं हमने इकट्ठी की, अपना भाषण खूब एक मैच्योर परिपक्व भाषण बनाया और उसको खूब रटा हेडिंग वेडिंग डाल के और सोचा कि भाई 15 मिनट का इसलिए तैयार कर रहे हैं कि कोई हेडिंग स्लिप हो गया तो अगला पकड़ लेंगे और भाषण देंगे। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो घर में कोई सुनने उनने वाला नहीं था। उस जमाने में कहा जाता था कि शीशा के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो तो बोलना आ जाता है।
तो मैं जैसे ही वहाँ शीशा भी नहीं था शायद, तो खड़े हो के ऐसे घर में बोल रहा था, तो मेरी बुदबुदार सुन के पापा ने मुझे पूछा कि बेटा ये क्या कर रहा है। मैंने कि भाषण की तैयारी कर रहे हैं। तो कि तू दाखिला लेने का, वो अपनी भाषा में बोल रहे हो, का भाव। मैंने कहा कचना भाव बाबा, वो तो कह रहे हैं कि भाई अब जो है शर्त रखी है। बोले कि कौन है दाखिला देने वाले। यादव हैं ऐसे ही बोले। मैंने कहा यादव तो नहीं है, ब्राह्मण है। तो वो उदास हुए, बोले अरे भाई ब्राह्मण तो छुआछूत मानते हैं, वो क्यों पढ़ाएंगे, और जब यादव ही नहीं सुन रहे तो ब्राह्मण क्या सुनेंगे। ऐसे वो अपने जो अनुभव थे उनके उस हिसाब से बोल रहे थे। मैंने कहा बाबा दाखिला एक शर्त पे होगा, बाकी कुछ नहीं है। कि क्या शर्त है बेटा, कोई पैसा नहीं, पैसा वैसे कि नहीं। उन्होंने कहा है कि भाषण प्रतियोगिता में जीतोगे तो दाखिला होगा। तो बोले ये प्रतियोगिता क्या होती है बेटा। फिर मैंने उनको समझाया कि बोलने में अगर हरा दो, तो वहां चूंकि आर्य समाज के जलसे वलसे होते थे, मैं कई बार बोला था, तो उन्होंने भी सुना था, गांव में चर्चा हो जाती है। तो उन्होंने कहा बेटा बोलैया तो तू है ही। तो अगर पैसा की बात होती तो अलग बात ही, हमारे पास पैसा ना है, लेकिन बोलैया तो तू है, जोर से बोल और अपना दाखिला ले ले। तो उन्होंने अपना हौसला बढ़ाया, हमने और अभ्यास किया। तो मैं गया जिस दिन प्रतियोगिता थी 15 अगस्त को, सब बच्चों, पहले जूनियर क्लास के बच्चों के कार्यक्रम थे, उसके बाद फिर सीनियर बच्चों के हुए, तो फिर 11वीं के लिए प्रतियोगिता हुई। और बहुत सारे बच्चे बोले, लेकिन उस समय जो तात्कालिक अध्यक्ष था वो था अलीजान। अलीजान जो है वो अध्यक्ष था। अब हमारी जो प्रतियोगिता थी अलीजान के साथ थी कि अगर हम अलीजान को हराते हैं तो जीतते हैं। तो अलीजान के बाद फिर हमारा भाषण हुआ, और भाषण के बाद जो है उसको 54 अंक मिले, हमको 62 अंक मिले जो रिपोर्ट आई उसमें, और हम जीत। जब जीत के बैठे तो फिर जो है उस समय चूंकि कॉलेज कहते हैं वहाँ के 12वें स्कूल को, तो कॉलेज के जो मैनेजर साहब थे, और चूंकि स्थापना दिवस भी था, तो वो शिक्षा अधिकारी वगैरह भी कुछ बाहर से अतिथि वगैरह आए थे। तो उनके बीच खड़े होके जो है जब रिजल्ट आउट हुआ, और उसके बाद फिर प्रिंसिपल साहब ने, रामनिवास शर्मा अधीन ने घोषणा की कि भाई आज जो है एक अभूतपूर्व घटना हमारे विद्यालय में घटित हो रही है, और वो ये है कि हम आज तक तो बच्चों को दाखिला देते आए हैं परंपरागत ढंग से, लेकिन आज एक बच्चे ने, विद्यालय ने वचन दिया था कि वो अगर प्रतियोगिता जीतेगा तो सारे नियम तोड़कर उसको दाखिला दिया जाएगा, और अगर वो नहीं जीतेगा तो अपने घर जाएगा। तो ये उसकी किस्मत है, उसने ये प्रतियोगिता को जीता है, उसका आज दाखिला हो रहा है, और नियमानुसार वो बाल सभा का अध्यक्ष बन रहा है, और कल को वो विद्यालय में आके अपनी टीम का गठन कर सकता है। ये बात कह के उन्होंने ये घोषणा कर दी। तो ये ऐसे मेरा दाखिला हो गया। ये रही दाखिले तक। कोई भी अपना प्रश्न पूछ सकता है। सब तरफ से, अच्छा एक तरफ से कोई हो? हाँ हाँ चलो उठाओ। हाँ बताओ। ठीक है, ठीक है, एक आध और आ जाने दो, लेकिन ये प्रश्न वैचारिक है, इस यात्रा से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसका जवाब देंगे क्योंकि वैचारिक अध्ययन भी हम लोग कर ही रहे हैं। हाँ।
और कोई प्रश्न आ जाए? हाँ बता। नहीं, नोट कर लो चाहे तो, वैसे मुझे याद रहेगा। ये जो दलित बालक दिखाया है, और जो आज 21वीं सदी का जो दलित बालक है, उनकी स्थिति में कितना अंतर है? ठीक है। ठीक है, इतना की बात कर लें या फिर और इतना? हाँ, इतनी सी बात कर लें। भूल जाएंगे। पहला प्रश्न था वैचारिक प्रश्न। क्या था प्रश्न? सत्ता और सामाजिक। देखिए, सत्ता केवल राजनीतिक सत्ता ही नहीं होती है, और जब सत्ता की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम पार्टी और पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। सत्ता का मतलब है शक्ति। तो सत्ता जो है शिक्षा की भी होती है, सत्ता सम्मान की भी होती है, सत्ता जो है किसी पद की भी होती है। तो दलितों के संदर्भ में क्योंकि वो सामाजिक सत्ता भी उनको हासिल नहीं, जो सम्मान है, जो उनका मानव अधिकार है, वो उनको हासिल नहीं हो पाया अभी तक। ऐसा नहीं सबको नहीं हासिल हो पाया, बहुत सारे लोग उससे अभी तक वंचित हैं। तो पहली चीज नहीं मिलती है समाज में सम्मान, फिर शिक्षा नहीं मिलती है, तो फिर बाकी पद और बाकी शक्तियां मिलने का तो कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। बुनियादी चीज है कि भारत का हर बच्चा शिक्षा पा सके सम्मान के साथ, और शिक्षा पा सके तो वो और सामर्थ्य हासिल कर सके तो फिर उसको बाकी अधिकार पाने की स्थिति पैदा हो जाती है। अभी ये आजकल स्थिति ये हो जाती है कि देखिए, कोई पद भी है तो कहेंगे वो योग्य लोग मिलते ही नहीं, और कहीं तो पूर्वाग्रह से उन्हें अयोग्य मान लिया जाता है, कहीं वो योग्य होते भी नहीं, क्योंकि उनको परिस्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि जब स्कूल नहीं है, गांव में पढ़ाई नहीं है, जैसे तैसे कोई प्राइवेट पढ़ के आ रहा है, कोई कैसे भी आ रहा है, तो फिर वो उसके लायक नहीं बन पाता है। तो ये संविधान की आकांक्षा के प्रतिकूल है, या ये कहें कि दुनिया के देश जो आजाद हुए जहां, और जिन्होंने और आजाद हुए क्या जो समाजवाद के रास्ते पर भी नहीं चले, जैसे अमेरिका है पूंजीवाद के रास्ते पर चला, फिर भी वहां उसने डाइवर्सिटी के थ्रू, विविधता के थ्रू जो है काले लोगों को, अश्वेत लोगों को, महिलाओं को बराबर अधिकार दे दिए, और यह सुनिश्चित कर दिया कि उनका रिप्रेजेंटेशन हर जगह होगा। अभी तो हम लोग क्या कहते हैं, दलितों के बारे में तो सिर्फ रिजर्वेशन की बात, जो नौकरी वोकरी तक सोच लेते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं करता कि वो मीडिया में है या नहीं है, उद्योग में है या नहीं है, साहित्य में वो कहाँ है, कोई एक ही जगह की बात थोड़ी है। और उसमें भी जो शिक्षा हासिल करते हैं वही तो रिजर्वेशन की बात करते हैं। बड़ी संख्या तो गांव में रह रही है, शिक्षित रह रही है, उनके भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए। हाँ, तो इसलिए सत्ता जो है वो विविध रूपी है, और उसका जो है जब बुनियादी सत्ता हासिल नहीं होती तो बाकी सत्ताएं भी नहीं होती। अगला प्रश्न था, इधर से ही था। हाँ, क्या था? हाँ, दोहरा शोषण। देखिए, मेरी अपनी बहन की ही बात नहीं है, तमाम बहनों की बात है इस देश में, कि मैं आप अपने वक्तव्य में भी आपको ये कह रहा था कि अगर शिक्षा भी होती है गांव में तो लड़के तक मिल पाती है, लड़कियों को नहीं मिल पाती, और दलित लड़कियां तो और ज्यादा। सॉरी, क्षमा करें, मैं बोले जा रहा था और मुझे, हाँ वैसे जा रही होगी लेकिन फिर भी जा रही थी ना। हाँ, वो असल में हम क्लास लेते हैं तो हमारे यहाँ ये आजकल अभ्यास नहीं है, और हालांकि पिछले दिनों जब मैं आया था तब माइक वाइक लगाए गए थे लेकिन वो चल नहीं पाए। तो खैर, तो जो दलित बहनें हैं, दलित बच्चियां हैं,
वो ज्यादा इसलिए शिकार हो जाती हैं या ज्यादा इसलिए पीछे दोहरा शोषण इसलिए उनका हो जाता है कि उनके साथ लड़की होने या स्त्री होने के साथ साथ वो एक अनटचेबल सोसाइटी है। चूंकि अनटचेबिलिटी अगर शारीरिक रूप से चली भी गई तो भी अभी दिमाग में लोगों के बहुत है या पूर्वाग्रह बहुत है या आप पीठ पीछे कम आंकने की प्रवृत्ति अभी भी बची हुई है, तो उसकी शिकार वो ज्यादा होती हैं। और मैंने बताया कि लड़के लड़की में भी जो अंतर होता है तो वो दोहरा का मैं कहता हूँ कि तिहरा हो जाते हैं शिकार। तो इसलिए वो तो व्यवस्था बदलने की बात है, वो स्वाभाविक है, वो होता है, इसे नकार नहीं सकते। इधर से किसी ने बोला क्या था? हाँ ठीक है, ऐसा है। मैं जिन हालातों में था बदकिस्मती से उन हालातों में भी आज बहुत सारे बच्चे, और जिस वक्त मैं निकला था उस वक्त भी बहुत सारे बच्चे पीछे छूट गए। ये हर बच्चे में ये ऐसा पागलपन नहीं होता जैसा पागलपन शिवराज सिंह बेचैन में था, जो किसी की सुन नहीं रहा है, बस पढ़ रहा है, तो चाहे पहनने को खाने को रोटी नहीं मिल रही है, घर में जगह नहीं मिल रही है, कपड़े फटे पुराने हैं, लेकिन वो पढ़ रहा है। इसी में मैंने एक प्रसंग दिया था कि इतनी हालत खराब होती है कि वो मैंने ये जो आत्मकथा का दूसरा प्रसंग है कि हमारे जब मैं 12वें में 11वें में था तो ड्रेस जो है वो कंपलसरी की गई, तो मेरे पास ड्रेस खरीदने को पैसे नहीं थे। तो एक लड़का है जो पास आउट था, उससे मैं पुरानी ड्रेस लेके आया और वो इतनी कमजोर हुई कि जब वो प्रिंसिपल उसने बिठाया तो वो फट गई। तो इस तरह की हालत आप अंदाजा लगाइए कि उस बच्चे की कि वो शर्मसार भी होगा, वो अपनी स्थिति पर भी पछता रहा होगा, वो कहते हैं बड़े बेआबरू होके निकलेगा जो है वहां से क्लास से, तो वो कितनी मानसिक यातनाएं झेलता है और उनको झेलते हुए भी वो जमा रहता है। मैं खुद अपने आप से पूछता हूँ कि वो कौन सा स्वराज था मेरे अंदर जो ये सब झेलता चला जा रहा था और नहीं पढ़ नहीं है बस। तो ये तो सब बच्चों के पास बेटा ये पागलपन नहीं है, तो सब बच्चे तो स्वराज हो नहीं सकते। और देश के हालात, देश में सामाजिक जो कुछ मिल सकता था इस दलित वर्ग को या गरीब वर्ग को, वो शिक्षा से मिल सकता था, और जैसे जैसे शिक्षा दुर्लभ हो रही है, महंगी हो रही है, अप्राप्त हो रही है, वैसे वैसे स्थिति और भयावह हो रही है। तो वर्तमान में कुछ बहुत अच्छा हो गया है ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं एक आपको सार्वजनिक तौर पर बता रहा हूँ, मैं अमर उजाला में अपना एक कॉलम लिखता हूँ। तो एक बार मैंने कॉलम, अभी की बात है, शायद 2-4 महीने की बात हुई होगी, एक कॉलम में मैंने यही समस्या उठाई, दलित बच्चों की पढ़ाई बढ़ाई। तो हमारे कानून मंत्री जो हैं राजस्थान के हैं मेघवाल साहब, तो मेघवाल साहब के यहाँ से फोन आया और उन्होंने मुझसे बात की। तो उन्होंने पूछा कि क्या वाकई ऐसी स्थिति है? तो मैंने कहा सर मैं आंकड़े दे सकता हूँ, मैं चीजें लिखता हूँ, सारी घटनाएं बारीकी से देख कर परख कर सब लिखता हूँ। यहाँ तक कि मैंने कविता और कहानियां भी लिखी हैं, उनमें भी कोई ना कोई अनुभव है और मेरा देखा हुआ या भोगा हुआ है। अगर भोगा नहीं होगा तो देखा जरूर होगा, कल्पना का कुछ नहीं होगा। तो ये स्थिति है, हमारे बहुत सारे नेताओं को अभी तक पता नहीं है या फिर इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि भारत की शिक्षा सस्ती, सुलभ और क्वालिटी की जब तक नीचे तक के बच्चे को, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, हर बच्चे को अगर वो नहीं मिलेगी तब तक देश जर्मन, जापान, अमेरिका नहीं बनेगा सिर्फ बातों से। ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं था ना? हाँ 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 हाँ, ये बात मेरे दिमाग में ये बात बहुत समय से बैठी हुई है, या मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हर व्यक्ति
अपने परिवेश का अनुभव लाता है, और वो चाहे कितना भी शिखर पर पहुंचे या जो है धरातल पर रहे, वो उस अनुभव का ही विस्तार करता है। गांधी जी को ले लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर को ले लीजिए, जब वो अमेरिका में जाकर कास्ट पर लिखते हैं तो कास्ट पर अध्ययन से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस जो है भोगा हुआ आ जाता है, क्योंकि उन्होंने चीजें देखी हैं। तो हर व्यक्ति अपने अनुभव को साहित्य में लाता है। तो भारतीय समाज अभी जातियों में बटा हुआ है, वर्णों में बटा हुआ है, उस पृष्ठभूमि की वजह से, जैसे हमने कहा कि अश्वेत साहित्य अश्वेत ही लिख सकता है, अश्वेतों का अनुभव गोरे लोग नहीं लिख पाए, अलग हुआ वो साहित्य। या अभी एक बात होती है कि महिलाएं ही महिलाओं का अनुभव लिख सकती हैं, पुरुष नहीं लिख सकता। ये कुछ चीजें जिनका उनका अपना रेयर है एक्सपीरियंस, वो नहीं साझा हो सकता। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि वर्ण साहित्य, जब वर्ण चेतना में जीते रहोगे तो वर्ण साहित्य ही लिखोगे, उससे मुक्त हो जाओगे। जाति चेतना में जीते रहोगे तो जाति चेतना से, और जब आप मिश्रित हो जाओगे, जब एक मनुष्य बन जाओगे, जो अभी नहीं बन पाए, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और बहुत सारे समाज सुधारकों ने प्रयास किए हैं, सुझाव दिए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर क्यों कहते हैं कि जब मिश्रित समाज हो जाएगा, रोटी बेटी का, रोटी तो छोड़ दो, रोटी तो चली जाती है, बेटी का जब तक रिश्ता नहीं होगा तब तक आपकी सहानुभूति भी साझा नहीं होगी। अब मेरी बेटी जिस जाति में जाएगी, उस जाति के, उस परिवार के घर पर कोई संकट आएगा तो मैं अपनी बेटी की वजह से उस परिवार के संकट को अपना संकट समझूंगा या नहीं समझूंगा। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि वो जीवन जिसमें जी कर आ रहा है व्यक्ति, जो चेतना उसकी वो है, वो वहीं से लिख रहा है। इसलिए मैं कई बार ये कहता था, रिसर्च ये भी होनी चाहिए साहित्य में कि कौन लेखक जो पिछला लिखता रहा है वो किस पर लिखता रहा है। क्यों एक ब्राह्मण आलोचक की सारी आलोचना ब्राह्मण लेखकों के ही बारे में अधिक है, और है तो वो पुख्ता भी है, क्योंकि उसी के वो बात में जानता है वो। तो इस बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर का एक सेंटेंस मुझे अक्सर याद आ जाता है। उनसे एक बार पूछा गया कि भाई आप राष्ट्र कवि हो गए, दुनिया आपको अलोहा मान रही है, लेकिन आपने दलितों, आदिवासियों, अछूतों, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के बारे में तो कुछ नहीं लिखा। आप तो नाव में टहल रहे हैं और अच्छी अच्छी कल्पना कर रहे हैं, साहूकारों, अभिजात वर्गों पर लिख रहे हैं। तो जिस दिन ये वर्ग जागेगा तब वो ये प्रश्न करेगा कि हमको इससे क्या लेना देना कि कोई राष्ट्र कवि था या किसी को बहुत बड़ा नोबेल प्राइज मिला था। अरे हमारे दुख दर्द को तो उसने अनदेखा किया, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो वो हमारा कवि कहाँ है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का इस पर क्या जवाब था? उन्होंने कहा, मैं ये बात जानता हूं और जानता हूं इसीलिए नहीं लिखता हूं। कि क्यों? उन्होंने कहा कि मैं जिनके आंगन तक नहीं गया, जिनके दुख दर्द कभी साझा नहीं किए, मेरी ऐसी परिस्थितियां और पालन पोषण ऐसा रहा कि मैं उन बच्चों से भी दूर रहा जो दलित, आदिवासी या पिछड़ी कम्युनिटी के थे। मैं तो अभिजात में रहा, तो मैं उनके बारे में जानता नहीं। तो जो कुछ लिखूंगा वो कल्पना करके लिखूंगा, मनगढ़ंत होगा वो, और मनगढ़ंत होगा तो वो सच नहीं होगा। लेकिन मैं आंखें खोले कान लगाए, ये बाकायदा सेंटेंस कविता की तरह है, आंखें खोले कान लगाए उन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों की तरफ, उन्हीं बहिष्कृत बच्चों की तरफ देख रहा हूं कि उनका कवि, उनका कथाकार, उनका लेखक, उनका उपन्यासकार उन्हीं के बीच से आएगा, और उनके बीच से आएगा वही सच्चा होगा। तो ये बात है। कोई भी ईमानदार व्यक्ति ये कह सकता है कि जो अनुभव मुझे नहीं है वो मैं क्यों लिख सकता हूं, मैं जिस परिवेश में हूं उसमें। लेकिन ये रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग स्वीकार कर सकते थे। अभी तो बहुत सारे लेखक न उनके बारे में जानते हैं, न ये मानते हैं कि भाई हम उन पर सही अच्छा नहीं लिख सकते, या प्रामाणिक नहीं लिख सकते, या सच्चा नहीं लिख सकते। ये संकट है।
लेकिन जो अगर कोई दलित दलित रहने के शिकार को नहीं कर सकता, ये भी दलित है। ये तो तुम खुद ही कह रही हो कि जो पीड़ा है वही लिख सकता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मतलब जैसे हम किसी का दर्द देखते हैं, जैसे हम तो घर में नहीं, किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं जिसमें मुझे एक टाइम का भोजन ना मिले, लेकिन अगर मैं देखती हूँ मेरे बगल वाले के घर में उसका बच्चा बीमार है, लेकिन उसके पास दवा का पैसा नहीं है, और मैं देख रही हूँ, वो दर्द महसूस कर रही हूँ, अगर उसी में दिख रही है, फिर वो दलित, अगर वो दलित परिवार का, उसे दलित जाति क्यों नहीं माना जाता? देखो सुनो, मैंने पिछले दिनों एक लेख में लिखा था कि जो मेरा अनुभव है, जो मुझे लगता है, एक तो होता है हमारी नॉलेज और एक होता है हमारा एक्सपीरियंस, अनुभूति। नॉलेज ये है कि हम अगर किसी आदिवासी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में जाएंगे, रहेंगे और उस नॉलेज के दम पर उनकी सारी इंफॉर्मेशन एक थीसिस में, एक किताब में लिख देंगे और ज्ञान के आधार पर हमने उनकी स्थिति बता दी। और दूसरा है अनुभव, जो अपना एक्सपीरियंस, अनुभूति, वो हमें नहीं होगी, वो उसके पास होगी जिससे हम मिलने गए थे। जब वो बताएगा तब कहेगा कि जो तुमने कहा है वो सच नहीं है, जो मैंने भोगा है वो ये है। तो इसलिए इसको कोई इनकार नहीं कर सकता दुनिया में कि ज्ञान से ज्यादा अनुभव जो है वो प्रमाणिक चीज है। इंफॉर्मेशन तो ज्ञान का हिस्सा है, तो वो तो कहीं से कलेक्ट कर लोगे, इकट्ठे हो जाओगे। और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि देखो, आज कथाओं के बारे में ये बात कही गई और आज भी है कि कई जोखिम लेने पड़ते हैं। कई, जैसे जीवन भर लोग ये छिपाते रहते हैं और छिपा के रहते हैं कि मेरी एक अछूत जाति है, निम्न जाति में पैदा हुआ हूं, और क्योंकि वो जानते हैं कि सामने वाला मेरी उपेक्षा करेगा, सामने वाला मुझे सम्मान नहीं देगा, तो मैं जो है नहीं बताता हूं कि मैं अनुसूचित जाति से हूं। अभी भी लोगों के दिमाग में रहता है ऐसी है। इतना कहने से ही लोगों के दिमाग पर असर पड़ जाता है कि कुछ मनुष्य नहीं है, कुछ जानवर की बात होने लगी। तो ये तो माइंड सेट ऐसा बना हुआ है ना कि उसमें सम्मान अपमान उसके परिचय के साथ जोड़ दिया गया है। तो लोग छिपाते रहे हैं, छिपाते रहते हैं, और इन वर्गों में जो कुछ हासिल करते हैं वो अधिक से ज्यादा दिखाते भी रहते हैं। थोड़ी सी संपन्नता आ गई, प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो गया कि हम भी जो हैं वो बन गए। हीनता इस तरह की होती है, तुरंत वो ढूंढने लगेंगे कि भाई हमारा क्लास बदल गया, हमें अब शादी दूसरी वर्ग में करनी है, और चाहे वो झेलना पड़े फिर भी कहते रहेंगे जी कोई जाति वाती नहीं है। लेकिन समाज की सच्चाई, समाज का यथार्थ यही है कि हम अभी भी जो हमारे ऊपर छाप पड़ी हुई है, जाति तो कोई होती ही नहीं सच में, लेकिन जब से बना दी गई है तब से वो हमारे सिर पर चढ़ी बैठी है, वो निकलती नहीं है। क्योंकि हम ज्ञान से कम और परंपराओं से ज्यादा जीते हैं, परंपराएं हम पर ज्यादा हावी रहती हैं। जैसे मैं कल कहीं कह रहा था कि वो संविधान, इसी में था कि संविधान जो है हमको आधुनिक बनाने की बात करता है, समता की बात करता है। परंपराएं हमें, जो व्यवस्था बनी चली आ रही है, बड़ व्यवस्था बनी चली आ रही है, ऊंच नीच बनी चली आ रही है, उसको उसमें हमें धकेलता है। ज्ञान की सीमाएं उसने निश्चित कर दी हैं, विभाजन कर दिया है। बुद्धि हो न हो पंडिती ब्राह्मणी पढ़ता रहेगा, ताकत हो न हो क्षत्रिय लड़ता रहेगा, हिसाब किताब आता नहीं होगा फिर भी वैसे जाति का आदमी बनेगा। तो ये जो बातें हैं, ये किसी भी राष्ट्र को पीछे ले जाने की चीजें होती हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के ये किया कि जो जिसमें ज्ञान की क्षमता है वो ज्ञान का काम करेगा ही, उसको अवसर दिया जाए। और जो जिसमें देशभक्ति की भावना है, लड़ने की शक्ति है, उसको भर्ती होना ही चाहिए फौज में। बिना जज्बे के और बिना शक्ति के नहीं होना चाहिए। तो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। एक वाक्य मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक बार गांधी जी ने कहा
कि वो बहुत इस बात में विश्वास करते थे कि जो पेशा है वो परंपरा की वजह से माँ बाप से बच्चे सीखते हैं, तो उसको उसी तरह चलते रहना चाहिए और उसको कानून में तब्दील कर देना चाहिए कि जो जिस पेशे को करता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रश्न किया कि मुझे ये बताया जाए कि किसी मजबूरी में, किसी षड्यंत्र में कोई स्त्री वेश्यावृत्ति के धंधे में चली गई, अब उसकी एक बच्ची है, तो क्या गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि अब उसकी बच्ची भी वेश्यावृत्ति करे, या वो पढ़ लिख के एक नागरिक बने और उससे मुक्त हो? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सबको सभी रास्ते समान रूप से खोले जाने चाहिए। ये समता का सिद्धांत है, ये आजादी का फॉर्मूला है, इसमें जाति धर्म का कोई मसला नहीं। और उसमें हनुमान, राम, लक्ष्मण जैसे जो समाज में न्याय के लिए जाने जाते हैं, उन्हें पोषक वर्ग से संबोधित किया है। उसके पीछे आपकी क्या सोच है? अगर आपने रावण कहानी पढ़ी है तो अभी जनवरी में एक कहानी मेरी छपी है गुस्ताख, हंस में, उसको एक बार और पढ़ लें तो आपको, रावण कहानी शायद 2000 की है और आज हम 2025 में हैं, 25 साल गुजर गए हैं और गांव की पृष्ठभूमि और रवैया वैसा का वैसा ही है। तो चूंकि अब वो सभी ने नहीं पढ़ी होगी तो देख लें, वो तो अलग बात है। मैं उसकी जो आपने प्रश्न किया है उस पर आप लौटता हूं। रावण कहानी एकदम एक वास्तविक घटना है, मैं बताता हूं इसकी पृष्ठभूमि। हुआ ये था कि मैं अपने गांव में गया और मेरा एक दोस्त था जिसका नाम मैंने उसमें बदल दिया है। उसके परिवार के सारे लोग बुरी तरह रो रहे थे, तो मैंने पूछा हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? तो वो कह रहे हैं कि हम गांव छोड़ रहे हैं। और आप जानते हैं कभी किसी को स्थायी रूप से अपना घर गांव छोड़ना हो तो उसको कितनी पीड़ा गुजरना पड़ता होगा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहा है? तो उनके गांव वाले गांव छुड़वा रहे हैं। मैं क्यों छुड़वा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो रामलीला होती है उसमें जो है फूल सिंह ने रावण का पाठ किया था और रावण का पाठ करने की वजह से जो बाकी लोग थे वो यादव थे, उसमें एक वो आता है, संवाद आता है कि एक समय रावण को उसके जो सैनिक वगैरह हैं वो बम बम भोले या इस तरह की उसको संबोधन करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं अपने नेता की। तो उसका जब मौका आता है तो वो कहते हैं कि भाई ये तो चमार का लड़का है, रावण जो बना हुआ है ये तो नीची जाति का है, हम इसको कैसे संबोधन करेंगे? तो वो झगड़ा हो जाता है वहीं, कुछ कहते हैं करेंगे, कुछ कहते नहीं करेंगे, तो मंच पर ही लड़ाई होती है और बुरी तरह से पिटाई करते हैं उसकी, रावण की। और पिटाई विटाई करते हैं तो गांव में फिर पंचायत होती है। तो उसके माँ बाप कहते हैं भाई ऐसे गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है, हमारी सार्वजनिक बेइज्जती हो रही है और बेमतलब में बेइज्जती हो रही है। तो मैं उससे भी मिला, फूल सिंह से भी। तो जब मैं लौटा तो मैं बहुत परेशान था। अच्छा, मैं यहाँ जो है आकाशवाणी के पीछे अखबारों का एक दफ्तर हुआ करता था, क्या कहते थे उसमें, एनआई ऐसा कुछ नाम था उसका। उस दफ्तर के तीसरे मंजिल पर नई दुनिया का दफ्तर था और रामशरण जोशी जो थे उसके नई दुनिया के ब्यूरो चीफ थे वहां दिल्ली से, वो मध्य प्रदेश से, इंदौर से निकलता था, तो यहाँ वो ब्यूरो चीफ। तो जिस वक्त मैं लिख रहा था वो उस बिल्डिंग के नीचे उनकी कार रुकी और कृष्ण जो है उनका ड्राइवर ऊपर गया। उसने कहा कि चलो, रामशरण जोशी को भी जाना था। तो जोशी जी बोले कि अच्छा ठीक है आके लिख देना। तो वो कागज मेरे हाथ में था और मैं राजेंद्र यादव के पास उनकी गाड़ी में बैठ गया गांधी पीस फाउंडेशन जाने के लिए। उन्होंने पूछा कि ये क्या लिख रहे हो? तो संक्षेप में मैंने उनको वो घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है और
जोशी जी ने कहा है कि इसको लिख दो, ये नई दुनिया में छपेगा। तो वो बोले, अरे क्या यार तुम्हारा दिमाग खराब है, ये इतनी अच्छी कहानी है, तुम इसको रिपोर्ट बना रहे हो। मैंने कहा हाँ रिपोर्ट। तो कहना जोशी जी ये नहीं छपेगी। उन्होंने मुझे बोला कि तुम कल हंस के दफ्तर आना इसको सबको लेके, और आज तो प्रोग्राम है। फिर अगले दिन मैं हंस गया, तो उन्होंने कहा कि इसको ये कहानी है और इसे कहानी की तरह लिख दो। उसमें भी एक बात हुई, आखिर में एक प्रसंग था कि उसके माँ बाप गांव छोड़ते हैं। राजेंद्र यादव ने उसको काट दिया, जो हंस में कहानी छपी है और अब मेरी किताब में वो। जब काट दिया तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। उस समय दिनेश राम मेरे साथ थे और वाणी प्रकाशन की तरफ हमें जाना था। धर्मवीर से मुलाकात हो गई। धर्मवीर जी को मैंने बताया कैसे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये संपादक का अधिकार है, आप उन्हें ये काट के ही छापने दो, लेकिन आप जब अपनी कहानी संग्रह में लो तो आप पूरी बात कर देना। तो ये उस कहानी की पृष्ठभूमि है। और एक बात और बताऊं कि अभी 7-8 महीने या ये जो किताब का मैं फाइनल प्रूफ देख रहा था, उस समय उसकी मृत्यु हुई फूल सिंह की। उसका फोटो मैंने इसमें डाला, रावण की पोशाक में ही उसका, चूंकि वो दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में बहुत बार रावण का पाठ कर चुका था, बहुत अच्छा कलाकार था। पिछले दिनों उसकी डेथ हो गई। ये वास्तविक कहानी पर आधारित था। हाँ कहिए कहिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनते हुए, और कह सकते हैं कि नकारात्मक से सकारात्मक मिलके तो वक्तव्य आपका भी चलकर आ रहा है। और अभी आपने कहा कि जाति जो है दिमाग में इस तरह से निकलती है, तो इसी तरह से किसी कार्यक्रम में मैं थी और वहाँ पर भी एक दलित समाज को लेकर लिखने वाले थे ना, अपना वक्तव्य दे रहे थे। तो उनकी जो जैसे आपका जो भाषण है बहुत ही पॉजिटिव वे में था। उन्होंने कहा, मैं उनका नाम नहीं साझा करती था, कि अब हमारा बहुत शोषण हुआ सवर्णों के द्वारा और अब बाजी हमारे पाले में है, अब हम देखते हैं कि कैसे करना। तो उस तरह के लेखकों के लिए जो कि साहित्य को बदले की राजनीति बनाती है, आप क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए, विचार की लड़ाई विचार के तरह स्तर पर होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये सोचता हूं कि अगर विचारवान लेखक हैं तो आपकी सफलता इसमें नहीं है कि आप अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ा दें। आपकी सफलता यह है कि दुश्मन में भी आप एक दोस्त पैदा करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक, इनमें जबरदस्त लड़ाई चल रही थी, वैचारिक स्पर्धा चल रही थी। तिलक कह रहे थे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा साहब कह रहे थे अस्पृश्यता मिटाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बाल गंगाधर तिलक के बेटे बलवंत तिलक को अपने साथ जोड़ लिया। समता जो उनका अखबार वो था संघ, उसका वाइस प्रेसिडेंट पूना का बना दिया और वो उनके साथ खड़ा हो गया लड़ने के लिए। तो एक तो बात यह है कि, और दूसरी बात देखो, 200 साल लड़ाई चली थी काले और गोरों की, कास्ता मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए। और गोरे लोगों में कई लोग ऐसे थे, जिसमें महिलाएं ज्यादा थी, जो कालों के पक्ष में खड़े हो गए थे। पिछले दिनों आपने देखा होगा अमेरिका में एक जूते से दबाकर एक की गर्दन दबा दी थी, एक काले व्यक्ति की। आपने देखा होगा, बहुत चर्चा में रहा वो केस। तो उसके विरोध में कालों से ज्यादा संख्या गोरों की थी। अब ये तब होता है कि जब आदमी सिविलाइज्ड हो जाता है, खुद ये मानने लगता है कि मैं डेमोक्रेटिक हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अन्याय न करूं। हमारे समाज में अभी दिक्कत क्या हो रही है कि पढ़े लिखों में भी ये भेदभाव दिखाई पड़ता है, इसलिए रिएक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उसे ओवर रिएक्शन करेंगे। और वो रिएक्शन ऐसा है कि इसमें कई बार अति होती है। और ये कहना कि मुझे बदला लेना है, तो लेखक का कोई युद्ध नहीं हो रहा है,
वैचारिक चेतना का अलावा, अब जैसे मैंने ये कहा कि, या बाबा साहब कहते थे कि आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली। अब इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो उसके घर में से तो एक दोस्त आपने अपने साथ ही बना लिया परिवार में। तो देखिए, ऐसा रिएक्शन वैसे होता भी तब है जब वो सामने वाले कई बार उसको ज्यादा हाँ प्रवोक करते हैं, सीधा उस पर चोट करते हैं। जैसे मैं अभी कहीं कोई बता रहा था मुझे, पीठ पीछे उसकी जाति को लेके कहेंगे अरे ये चमट्टा है, अरे ये हीरा है, अरे ये है, इस तरह की जब बातें करते हैं पढ़े लिखे लोग, तब फिर वो भी जो है कोई बौद्धिक परिचय क्रिया करने के बजाय, कोई सभ्य रिएक्शन देने के बजाय वो सीधा जो है कब हम बदला लेंगे। तो ये बदला वाली कोई बात नहीं। बदला आप तभी लेंगे कि जब वो खुद ही आपके पक्ष में खड़ा हो जाए। बदले का तरीका ये है। ऐसा मैं सोचता। एक आखिरी सवाल। नमस्कार सर, हाल ही में आपकी कहानी संदेश को पढ़ते हुए मन में एक सवाल उठता है कि उस कहानी की जो इतनी बात में विनीता होती है वो एक तथाकथित राजपूत परिवार से आती है और विवाह से पूर्व वो बहुत अशिक्षित होती है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है और उनका प्रेम विवाह जो होता है एक दलित वर्ग के एक लड़के से होता है और वो लड़का उनको विवाह के बाद उनका शिक्षित करता है, उनकी पद पर पहुंचाता है और मतलब उनकी शिक्षा में उनका और सब प्राप्त करने के बाद, उच्च पद प्राप्त करने के बाद वो अपने ही पति को उस समाज में जाने से रोकती है, उन्हें अपने परिवारजनों से मिलने से रोकती है। तो ऐसा क्यों होता है कि शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी जो वो रूढ़िवादी मानसिकता है जाति व्यवस्था की, वो विनीता को घेर लेती है और उनका दाम्पत्य जीवन जो है वो टूट जाता है और उनके बीच अलगाव हो जाता है। देखो, मैंने टुकड़े टुकड़े में ये बात कही है कि हमारे यहाँ हम कितना आधुनिक साहित्य पढ़ते हैं, कितने हम संवैधानिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं या उन्हें आत्मसात करके जीते हैं, बहुत कम हिस्सा होता है। हम डेमोक्रेटिक लोग बन ही नहीं पाए हैं। हमारी दिक्कत क्या है कि हम पर, जैसे मैंने कहा, रूढ़िवादी साहित्य, परंपरागत विचार, वर्ण चेतना का साहित्य जब वो हावी रहता है तो उसी दृष्टि से हम सोचते चले जाते हैं। अब ये जो सचेतन दलित हैं वो प्रेम विवाह करते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि चूंकि उन पर बड़ा असर इस बात का होता है कि बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो इस दृष्टि से वो प्रयास करता है। लेकिन चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जब तक हम वास्तव में आधुनिक, और आधुनिक भी क्या है, हमारी दृष्टि साइंटिफिक टेम्परामेंट की नहीं होगी, तर्कशील हम नहीं बनेंगे, तब तक हम कुछ भी पढ़ते लिखते रहें, हम सोचेंगे उसी तरह से। इसलिए बाबा साहब कह देते थे दृष्टि हमारी वैज्ञानिक होनी चाहिए, और जब हमारी वैज्ञानिक दृष्टि होगी तो दूसरों के बजाय हम खुद ही निष्कर्ष निकाल लेंगे, खुद ही रास्ता चुन लेंगे। अरे क्या करोगे, 3 घंटे हो गए। अब बेटा वाइंड अप करो, ये 3 बजे से एक्चुअली ऑडिटोरियम किसी और के पास। बहुत छोटा हो और बहुत संक्षेप में पूछो तो बोलो। बेटा ये बात मैंने पहले बता दी। बात यह है कि उसमें पात्रों का निर्माण मैंने किया नहीं है,
मैंने बताया वो तो मैं रिपोर्ट एक बना रहा था, वो वास्तविक कहानी है। मैंने ये भी बताया कि वो असली पात्र अभी 6-7 महीने पहले उसकी डेथ हुई है। वो उस डेथ से 1 महीने पहले मेरे पास घर में आया था। और अब क्यों डेथ हुई उसकी को सुनाने लगूंगा तो वो और बात बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये मेरा चुनाव नहीं था कि उसको कुंभकर्ण बनाऊं, मेघनाथ बनाऊं। वो जो बना था रावण, वही असली बात थी। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन बस हमारी मजबूरी है, सीमा है कि हमें ये जगह खाली करनी है क्योंकि हमारे कॉलेज में अभी बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं एक साथ। तो अभी 3 बजे से एक दूसरा कार्यक्रम यहाँ होना है। की आत्मकथा पढ़ते हुए मैंने ये देखा कि कितने सारे संघर्ष हैं, कितनी सारी समस्याएं हैं, उनसे जूझते हुए सर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं किसी चीज के लिए शिकायत नहीं है। अगर किसी समाज का हिस्सा है तो उसमें होने को भी वे जरूरी मान रहे हैं, अपने बनने के, अपने निर्माण के प्रोसेस में वो सारी चीजों को जैसे अपने लिए जरूरी मानते हैं कि अगर मैं इस समाज में नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं होता, अगर ये संघर्ष नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं होता। तो सर की आत्मकथा पढ़ते हुए मैंने देखा कि बहुत सारी समस्याएं रहीं, बहुत विपरीत परिस्थितियां रहीं, लेकिन कहीं शिकायत नहीं है, बल्कि उन सब चीजों को वो जैसे अपने बनने में सहायक मानते हैं। तो ये सकारात्मक उनका बहुत बड़ा बल है। सर को सुनना, उनके साहित्य को पढ़ना एक अलग तरह के अनुभव से गुजरना है। और उनके साहित्य में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो प्रतिपादित और दलित साहित्य द्वारा जो स्थापित मानदंड है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, वो दिखाई देता है। उन मूल्यों को लेकर उनका साहित्य आगे बढ़ता है। वहां दलित समाज की समस्याएं भी हैं, उनकी पीड़ाएं भी है, और उन दलित जीवन के भोगे हुए अन्याय का साक्षी तो बनता ही है उनका साहित्य, लेकिन उन सारी परिस्थितियों का एक प्रतिरोध और सामाजिक न्याय की पुरजोर धमक उनके साहित्य में सुनाई देती है। अंत में एक कविता के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कैसे रोकोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में इतने जुल्म नहीं, उतने सहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुनकर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों में रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कैसे रोकोगे। और मैं विभाग प्रभारी को आमंत्रित करती हूँ कि वो सर को आज के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद उमा। मैं सर से, जब सर आए तो मैं उनसे कह ही रही थी कि पिछली बार भी यूं बात चली थी कि आपको बुलाया जाए और किसी कारणवश टल गया, और हमें ऐसा लगा कि आप तो हमारे अपने हैं, हम आपको कभी भी बुला सकते हैं। पर कई बार ऐसा आज मुझे सर को सुनते हुए लगा कि शायद हम अपनों को ही नजरअंदाज कर देते हैं, दूर को बुला लेते हैं और अपनों को नजरअंदाज करते चलते हैं। एक बहुत लंबी बात नहीं कहूंगी मैं, बहुत सारी बातें सर ने कही और शायद सोचने की जरूरत है। उमा ने बहुत विस्तार से सारी चीजें बताई।
काफी साल पहले की बात है। मैं अशोक विहार में रहती थी और अपने सोसाइटी के गेट पर खड़े होके मैं ऑटो का इंतजार कर रही थी। सामने एक मजदूर काम कर रहा था और एक बुजुर्ग बाबा कुर्सी पर बैठे हुए थे जो थोड़ा सा ऊंचा सुनते थे। उन्होंने मजदूर से पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने कहा, बदायूं। तो उसने कहा, कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने कहा, बाबा बदायूं बदायूं। तो बाबा ने कहा कि बदायूं, बदायूं कौन सी जगह है? तो उस मजदूर ने इतनी कमाल की बात कही, मैं हमेशा इस बात का जिक्र करती हूँ। उसने कहा, बाबा बदायूं नहीं, बदायूं बदायूं, जहाँ के शकील बदायूंनी थे। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि एक मजदूर एक गीतकार के महत्व को जानता है कि उसके शहर की पहचान वहां के गीतकार, कवि और साहित्यकार से हो। मुझे लगता है कि आज वो समय है जब बदायूं वालों को कहना चाहिए, हम उस शहर से हैं जहां के शिवराज सिंह बेचैन है। बहुत बहुत आभार सर कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। बहुत सारी बातें आपने शेयर की और सच्चाई ये है कि जितनी बातें आप कह रहे थे, हम उन चित्रों को अपने दिमाग में गढ़ते जा रहे थे और ऐसे लग रहा था कि हम उस पल से गुजर रहे हैं। हमारी साथी डॉक्टर उमा का बहुत बहुत शुक्रिया इस संचालन के लिए। बहुत विस्तार से उन्होंने सर का परिचय हमसे कराया और बहुत सारी जानकारियां हमसे साझा की। हमारी जो पूरी टीम है, कीर्ति, इशरत, प्रियंका, मंजीत और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आयोजन किया और जब तक आखिरी समय में कुछ चीजें छूट ना जाएं तो फिर वो कार्यक्रम कैसा। तो ये कार्यक्रम की संपूर्णता होती है कि कहीं कुछ बाकी रह जाए और कुछ कुछ पूरा होते चले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम में आए। हमारे सभी साथियों का, सहयोगियों का आभार जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने सवाल पूछे, जो बने रहे इस कार्यक्रम में।